हेलो एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई। माय नेम इज़ प्रतीक नायक और आप सभी का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक है और हम लोग पिछले क्लास के अंदर एक सीरीज़ शुरू किया था। वो सीरीज़ का नाम था इम्पोर्टेंट बैटल्स दैट चेंज्ड इंडिया। भारतीय इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं हुई है, कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जिसने भारत के इतिहास को पूर्ण रूप से बदल दिया है। आज उसी का ही कंटिन्यूएशन करेंगे एंड विल बी डिस्कसिंग अबाउट कि व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस हैज़ टेकन प्लेस विथ रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री। हमने पिछले सेशन के अंदर एंशिएंट इंडिया की 10 राजन्य की बैटल्स के बारे में बताया था। मैंने आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर भी संघर्ष हुआ था उसके बारे में चर्चा की थी। और आज के सेशंस के या इसके बाद वाले सेशन में हमने बुद्धा के बारे में भी डिस्कशन किया था कि हमको सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के रूप में ना मिलते अगर बैटल्स ना हुई होती। वी वुड हैव नॉट फाउंड सिद्धार्थ गौतम in the form of Buddha had it not been the role of the important battles. Okay, तो आज उसी का ही कंटिन्यूएशन करेंगे। विल बी डिस्कसिंग ऑन दैट पार्ट ओनली एंड इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे भारतीय इतिहास में जो बैटल्स है उसने बहुत बड़ा चेंज किया है सर, है ना। बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर मैं आपको इनवाइट करना चाहूँगा हमारे अनअकैडमी प्लस के प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहाँ इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स आपको यहाँ पे लाइव क्लासेस कंडक्ट करवाते हैं। मैं भी उनमें से लाइव क्लासेस कंडक्ट करवाता हूँ हिस्ट्री जीएस और हिस्ट्री ऑप्शनल को पूरा कॉम्प्रिहेंसिव करवाने के लिए। तो ज़रूर से जुड़िए हमारे साथ ऑन द लार्जेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म। मेरे साथ और भी फेलो एजुकेटर्स हैं जो आपको बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे के अंदर ये टॉपिक को करवाएंगे। सो एक अनाउंसमेंट ये भी है कि अगर आप सब्सक्रिप्शन आज के दिन में ही ले लेते हो सर, ठीक है, आज रात तक, तो देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी कि आपको यहाँ से 20% के आसपास इसका डिस्काउंट भी अवेलेबल है सर, ठीक है। सो यू कैन ऑल्सो गेट दी सेलेक्टिव डिस्काउंट। 20% डिस्काउंट इज़ अवेलेबल। यू कैन यूज़ दिस कोड PN Live फॉर दी मैक्सिमम एडवांटेज एज वेल एंड आपको काफ़ी लाभ भी होगा सब्सक्रिप्शन लेते समय। बाकी आपको यहाँ पे नोट्स अवेलेबल करवाई जा रही है 2.0। काफ़ी सारे बच्चों की क्वेरी ये हुआ करती थी कि सर नोट्स 2.0 खाली हमको नोट्स बाय करनी है तो कैसे कर सकते हैं। तो अभी अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है नोट्स 2.0 खाली और खाली नोट्स के लिए। तो 9,990 रुपीज़ यू कैन बाय द नोट्स। यहाँ पे भी आप ये कोड को यूज़ कर सकते हो। इफ़ यू गॉट एनी क्वेरीज you can call on this number 8585858585. they will definitely help you in dealing and आपको कोई क्वेरी होगी तो ज़रूर से आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हो। बाकी वी हैव गॉट सम फंटास्टिक 0% ऑफर्स एज वेल। आप अपने EMI के थ्रू भी यूपीएससी की तैयारी कर पाएंगे। आपको यहाँ 0% ऑफ भी मिल जाएगा, 0% EMI के ऊपर भी मिलेगा सर। खैर बाकी हमारी बैचेस लॉन्च हो रही है। इनफैक्ट अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स ये बैचेस को लेके आ रहे हैं। सो मी सिद्धार्थ सर, मृणाल सर, सुदर्शन सर एंड पवनीत सर, है ना। तो सबके सब सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है। आई टीच हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। सिद्धार्थ सर पॉलिटी, मृणाल सर इकोनॉमी, सुदर्शन सर जोग्राफी एंड एनवायरनमेंट एंड पवनीत सर इस करंट अफेयर्स एंड IR। मूलतः से आप कहोगे तो एक सिंगल बैच है 29 सितंबर से, यानी कि कल से ही शुरू हुई है। तो इट इज़ जस्ट अ सिंगल डे, एक ही ओरिएंटेशन सेशन गया है। आप ज़रूर से जुड़ सकते हो। इसके लिए भी सब्सक्रिप्शन आपको चाहिए तो आपको PN Live 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिनिमम लीजिएगा। मैं तो आपको वही सजेस्ट करूँगा, तो काफ़ी फ़ायदे कारक भी रहेगा। बाकी आप टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हो। एंथ्रोपोलॉजी, पबैड, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स की टेस्ट सीरीज़ के अंदर कवर है। मेंस की भी अलग से टेस्ट सीरीज़ हम लोग लेके आए हैं। तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द मेंस टेस्ट सीरीज़ एज वेल। इनफैक्ट खाली और खाली आपको आंसर राइटिंग करना हो तो भी। अदर देन दिस 2 अक्टूबर को वी हैव गॉट सम हिस्ट्री क्वेश्चंस फॉर यू। 2 अक्टूबर सुबह 11 बजे 30 क्वेश्चंस 45 मिनट्स में आपको सॉल्व करना है। मेनली रिलेटेड टू द गांधी जयंती है। खैर क्वेश्चंस हिस्ट्री के आएंगे, इंडियन हिस्ट्री के अंदर आएंगे और ये लाइव टेस्ट होता है बाय द वे। अगर आपने यहाँ पे अच्छा स्कोर किया तो आपको अनअकैडमी की तरफ से 50% स्कॉलरशिप दी जाएगी। सो विल बी गेटिंग 50% स्कॉलरशिप फ्रॉम द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म इटसेल्फ और आपकी यूपीएससी की तैयारी और आसान हो जाएगी। तो मैं तो कहूँगा कि आप ज़रूर से कम्पीट करिए। बाकी आप देखोगे तो 30 और 25% तक की स्कॉलरशिप भी आपको अवेलेबल करवाई जा रही है सर, है ना। Other than this, you can also get the video solution for the doubts as well. We have got some new features that has included, okay, जहाँ 2021 से PYQs आपके कवर किए गए हैं वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू। तो आप ये एप्लीकेशन के ऊपर जाओगे या आप ये कोड को बेसिकली स्कैन करोगे, यू विल बी एबल टू गेट टू द डाउट्स जो सीधे सीधे वीडियो सॉल्यूशंस के रूप में है प्रीवियस के क्वेश्चंस के। इसका भी आप लाभ उठा सकते हो। तो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव, मैं कहूँगा पावर पैक प्लेटफॉर्म से हमारा, आप ज़रूर से जुड़िए हमारे साथ। चलिए, तो हमने पिछले सेशन के अंदर हिस्ट्री में इम्पॉर्टेंट बैटल्स के बारे में बताया था
और मैंने आपको चर्चा की थी कि भारतीय इतिहास में ऐसी कौन सी लड़ाइयाँ हैं जिसने भारत के इतिहास को बदल दिया है, कम्प्लीटली चेंज किया हुआ है सर। चेंज करने का मतलब ये है कि भारत के मैं कहूँगा पॉलिटिकल हिस्ट्री में बहुत बड़ा चेंज हुआ था। इनफैक्ट ये जो बैटल्स है ये मूलतः से खाली और खाली पॉलिटिकल हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ही रेलेवेंट नहीं रहती है, हमेशा याद रखिएगा सर, ठीक है। द बैटल्स दैट वर टेकिंग प्लेस आर ऑल्सो रेलेवेंट विथ रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री एज वेल सर, है ना। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि दिस बैटल्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज वेल सर, ठीक है। ये हमारे कल्चरल हिस्ट्री के साथ भी जुड़ी हुई है। समथिंग इज़ रॉन्ग विथ द एप्लीकेशन, जस्ट अ सेकेंड, वी कैन जस्ट रीस्टार्ट दिस, ओके। हाँ जी, तो मैं आपको बता रहा था कि बैटल्स जिसने भारतीय कल्चर को, पॉलिटिक्स को, सोसाइटी को सब तरह से बदला है। तो पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि बुद्ध कैसे बुद्ध बन गए, राइट सर, ठीक है। इन द प्रीवियस सेशन वी हैड डिस्कस कि हाउ बुद्धा बिकेम बुद्धा, ओके। तो मैंने बताया था कि मूलतः से हमको सिद्धार्थ गौतम नाम मिलते, वी वुड हैव नॉट गॉट सिद्धार्थ गौतम हैड इट नॉट बिन द स्टोरी ऑफ द शाक्यस एंड द कोलियस, ओके। सिद्धार्थ गौतम का एक मैं कहूँगा कि भारतीय इतिहास में जो बेसिकली एक ज्ञानी के रूप में, एक बोधि के रूप में, एक मैं कहूँगा कि सेंट के रूप में, गॉड के रूप में बेसिकली जो ग्रोथ हुआ है, उसके पीछे का कारण एक लड़ाई थी। बिकॉज लड़ाई के कारण ही उनको क्वेस्ट फॉर ट्रूथ होता है। सामान्य रूप से व्यक्तियों के अंदर ये होता है कि वाई वी फाइट सर, है ना, हमारे बीच में संघर्ष क्यों हुआ है सर, ठीक है। तो उनकी मदर की फैमिली और उनकी फादर की फैमिली के बीच में संघर्ष था सर, ठीक है। और इस बेसिस के रूप में मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर बताया था कि शक्यास एंड कोलियास के बीच में जिस तरह से फॉर्मेशन हुआ, जो जनपद का निर्माण हुआ था सर, ठीक है। खास करके रोहिणी नदी को लेके पानी की लड़ाई हो रही थी। रोहिणी यूज्ड टू बी द रिवर, ये नेपाल के अंदर आई हुई है सर, ठीक है। और वहाँ से ही इट रिजल्टेड इनटू द पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट और फिर बुद्ध ने संसार त्याग दिया। खैर, बुद्ध ने संसार त्यागने के पीछे एक और कारण भी आपको किताबों के अंदर से मिलेगा, और वो कारण था कि इनके बीच में बुद्ध ने उस पीरियड में 4 दुख देख लिए थे। तो एक बूढ़े व्यक्ति को देखा था, एक गरीब व्यक्ति को देखा था, एक डेड पर्सन को देखा था, और एक मैं कहूँगा कि सेंट को, एसेटिक को, वॉन्डरर को देख लिया था, जो साधु समाज के लोग थे जिन्होंने संसार त्यागा था। तो बुद्ध को भी इसके कारण एक फीलिंग आ गई कि ही शुड ऑल्सो रिनाउंस द वर्ल्ड, ओके। तो इस बेसिस के रूप में हमने पिछले सेशंस के अंदर चर्चा की थी कि देयर वर मल्टीपल फैक्टर्स बिहाइंड द बैटल्स, ओके। अब हम लोग थोड़ा बहुत बैटल्स के अंदर देखते हैं कि ये महाजनपद जब फॉर्म हो रहे थे, 16 महाजनपद, इस पीरियड में भारत में विदेशी आक्रमण भी हुए सर, ठीक है। तो आपको जानकारी होगी कि इन द एंशिएंट इंडिया देयर इमर्ज 16 महाजनपद, राइट। और ये जो 16 महाजनपद जो थे, ये 16 महाजनपद का जब निर्माण हो रहा था तो भारत में छोटे बड़े किंगडम्स बन के आ गए थे सर, ठीक है। ये जितने भी किंगडम्स थे, ये किंगडम्स के ऊपर विदेशी आक्रमणों का बहुत प्रभाव हुआ है सर, ठीक है। सो यू विल फाइंड कि जैसे आप योधया देखोगे, यहाँ पे आपको शूद्रक करके किंगडम देखने को मिलेंगे, आपको शिवी करके किंगडम देखने को मिलेंगे, आपको कपिशा करके एक स्टेट भी था सर, ठीक है ना। आप देखोगे यहाँ सतगड़िया करके एक शब्द लिखा गया है, पुष्कलावती करके एक फोर्ट आपको यहाँ से वेस्ट के अंदर दिखता है सर, ठीक है। तो दिस वर ऑल द प्लेसेस जब ये 16 महाजनपदों के आसपास का निर्माण हो रहा था। सो अराउंड 600 BC के आसपास, है ना, भारतीय इतिहास में जब हम लोग आगे देखते हैं 600 BC से लेके करीबन 300 BC तक ये महाजनपदों के बीच में डेवलपमेंट हुआ सर, ठीक है। ये जो महाजनपदों का निर्माण हो रहा था, व्हेन दिस महाजनपदास वर गेटिंग फॉर्म्ड एंड इनके बीच में पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, इनके कंडीशन के समय पे ही भारत में विदेशी आक्रमण हो गए। आज हम लोग भारतीय इतिहास में मूलतः से एक मुद्दे के ऊपर चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, और जो मुद्दा है वो है कि यहाँ जो विदेशी आक्रमण हुए उसमें कौन सी लड़ाइयाँ होती है सर, ठीक है। तो इफ़ यू सी क्रोनोलॉजिकली, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन आया, जहाँ 2600 BC से लेके 1800 BC तक का जो पीरियड है, उस पीरियड के अंदर आपको छोटी मोटी कॉन्फ्लिक्ट दिखेगी बिटवीन द सिटीज़, ओके। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वैदिक एज मैंने आपको बता दिया। वैदिक एज के अंदर हमने पिछले क्लास के अंदर देखा था कि कैसे अर्ली वैदिक एज के दौरान भी संघर्ष हो रही है, जो 1500 से लेके 1000 BC तक की पूरी कहानी थी सर, ठीक है। और हमने लेटर वैदिक एज के अंदर भी आपको बताया था, जो 1000 BC से लेके वी विल सी कि 600 BC तक की कहानी आपको मिलेगी इसके अंदर से सर, ठीक है। सो वी हैड डिस्कस कि ड्यूरिंग दिस पीरियड ओनली, इसी पीरियड के समय पे
हमने आपको ये भी बताने की कोशिश की थी कि अर्ली और लेटर वैदिक के ट्रांजिशन के समय पे सर, ठीक है, इन द बैकग्राउंड मेगालिथिक पीरियड की भी शुरुआत हो गई थी। और मेगालिथिक पीरियड के अंदर भी वी हैड सीन इन साउथ इंडिया, खास करके ब्रह्मगिरी जैसी जगह आपको मिलेगी जहाँ पे कोई ना कोई बैटल्स के एविडेंसेस थे सर, है ना। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि महाजनपद का फॉर्मेशन हुआ, और ये जो महाजनपद जो बने हैं ये मूलतः से जनपद को इकट्ठा करके बने हैं। वहाँ से ही बेसिकली बुद्धा का निर्माण हुआ, और बुद्ध बेसिकली संसार त्याग देते हैं क्योंकि लड़ाई हुआ था सर। इनफैक्ट महावीर के बारे में भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा जैनिज्म के अंदर कि महावीर अहिंसा को फॉलो करते हैं। उसके पीछे का कारण एक ये भी था क्योंकि सोसाइटी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत हो रहे थे सर, ठीक है। सो वेन एवर एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स वर गोइंग ऑन दैट विल लीड टू लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन, दैट विल लीड टू ऑल्सो द लार्ज स्केल लॉसेज ऑफ ह्यूमन्स, है ना। कि आप देखिए कि कितने सारे मनुष्यों का भी वध किया हो रहा है, या बेसिकली जब लड़ाई होती है तो आपको भी पता है कि इंसान मरते हैं सर, ठीक है। तो महावीर बुद्ध दोनों के दोनों नॉन वायलेंस का विचार क्यों देते हैं? महावीर बुद्ध दोनों के दोनों नॉन वायलेंस का विचार देते हैं, उसके पीछे का कारण है क्योंकि जिस तरह से कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही थी स्टेट्स के बीच में, राज्यों के बीच में, उसको भी उनका ये मानना था कि ये स्टॉप होना चाहिए, इट शुड बी स्टॉप्ड एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम सर, ठीक है। सो दिस एक्चुअली इज रिलेटेड टू द आइडिया ऑफ नॉन वायलेंस, ओके। ये भी चीज़ अगर आप समझोगे तो नॉन वायलेंस के साथ जुड़ी हुई है। खैर, अब देखिए कि ये 16 महाजनपद बने भारत में। ये 16 महाजनपद जब बन के आ रहे थे तब भारत में 2 विदेशी आक्रमण हुए सर, ठीक है। ये 2 विदेशी आक्रमण में एक विदेशी आक्रमण हुआ पर्शियंस का, और दूसरा अगर आप देखोगे तो ग्रीक्स का। ग्रीक्स में अगर आपको जानकारी होगी तो अलेक्जेंडर करके एक शासक आता है भारत के ऊपर आक्रमण करने के लिए सर, है ना। सो यू विल फाइंड द नेम कॉल्ड एज अलेक्जेंडर हु विल बी कमिंग टूवर्ड्स इंडिया एंड ही विल बी इन्वेडिंग ओवर इंडिया। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि महाजनपदों के समय पे जो लड़ाई हुई थी उसको नहीं पढ़ रहे। वी आर नॉट स्टडिंग द बैटल्स दैट वर टेकिंग प्लेस बिटवीन द 16 महाजनपदास। ये 16 महाजनपद में से एक्चुअली 4 महाजनपद के बीच में बहुत सारी लड़ाई आपको मिलेगी सर, ठीक है। खास करके एक वत्स करके किंगडम आपको मिलता है। वत्स वॉज इन द मॉडर्न डे इलाहाबाद सर, प्रयागराज वाला रीजन। या आप देखोगे तो आपको अवंती करके एक स्टेट देखने को मिलेगा। अवंती मतलब आज का मॉडर्न डे उज्जैन है। या आप देखोगे तो आपको मगध के अंदर आपको संघर्ष देखने को मिलेगा सर, ठीक है। और आपको कोशाल करके एक स्टेट मिलता है सर, है ना। तो अभी मैं 16 महाजनपदों के अंदर जो लड़ाइयाँ हो रही थी उसके ऊपर मैं नहीं जा रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग इन टू द बैटल्स दैट वर फॉट अमंग द 16 महाजनपदास। उनके लिए अलग से हम लोग 1-1.5 घंटे का सेशन ले लेंगे कि कैसे मगध, अवंती के साथ साथ आप देखोगे कोशाल और वत्स, इन सब के बीच में भी संघर्ष होता रहा सर, ठीक है। बट दैट इज़ फॉर सम अदर क्लासेस, ओके। व्हेन दिस 16 महाजनपदास वर बीइंग फॉर्म्ड अराउंड 600 BC से लेके 300 BC तक, तब भारत में एक्मेनाइड एम्पायर का पहला प्रभाव देखने को मिलेगा। ये एक्मेनाइड एम्पायर मतलब मूलतः से पर्शियन एम्पायर की मैं बात कर रहा हूँ सर, ठीक है। और हम लोग को बेसिकली यहाँ से ही देखना है कि ये पर्शियंस भारत में क्यों आए थे सर, है ना। वाई द पर्शियंस केम टू इंडिया। ईरान से आने वाले शासक लोग थे, ये भारत में आके क्यों लड़ाई करना की कोशिश कर रहे हैं सर, ठीक है। तो हम थोड़ी बहुत इतिहास को पीछे देखते हैं कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द पर्शियंस कमिंग टूवर्ड्स इंडिया सर, ठीक है, एंड हाउ द पर्शियन इन्वेजन ऑफ इंडिया विल टेक प्लेस सर, ठीक है। तो आप अपनी किताब के अंदर एक टॉपिक दे सकते हो कि भाई पर्शियन इन्वेजन ऑफ इंडिया का इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पर्शियन इन्वेजन ऑफ इंडिया सर, ठीक है। सो यू कैन गिव अ स्पेसिफिक टॉपिक अबाउट द पर्शियन इन्वेजन ऑफ इंडिया। ये अक्षर थोड़े छोटे पड़ रहे हैं, आई ट्राई टू राइट लिटिल बिट बिग सर, ठीक है। आप मैप भी बना सकते हो, इफ़ यू वांट यू कैन ड्रॉ मैप एज वेल सर, ठीक है। ये अगर आप समझने की कोशिश करो तो दिस इज़ द रीजन जो इंडिया सेंट्रिक है। यहाँ आपका ये आ जाता है, मिडिल ईस्ट आ जाता है, यहाँ से आपका इजिप्ट और अफ्रीका और ये सब आ जाएगा सर, ठीक है। ईरान आप देखोगे तो यहाँ जस्ट बाजू में है, दिस इज़ ईरान सर, ठीक है ना, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। ये आपका इराक वाला रीजन आ जाएगा सर, है ना, ये इराक वाला रीजन आ जाएगा। दिस इज सऊदी अरेबिया, ये पर्शियन गल्फ है सर, ठीक है, गल्फ का विस्तार, खाड़ी का विस्तार हम लोग कहते हैं सर। खैर, ईरान के शासक भारत की तरफ आक्रमण करते हैं अराउंड 600 BC ऑनवर्ड से सर, ठीक है। 600 BC ऑनवर्ड से भारत के ऊपर ईरानी शासकों का जो आक्रमण हो रहा है वो चीज़ क्या दर्शाता है, व्हाट डज दिस थिंग शोज। पहला तो आपको ये क्वेरी आपको मैं रेज करता हूँ, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द पर्शियन इन्वेजन ऑन इंडिया एंड वाई दे वर इन्वेडिंग ओवर इंडिया। अब देखिए, इंडिया और ईरान के बीच में, या आज का ईरान और तब का पर्शिया के बीच में कल्चरल रिलेशंस, लिंग्विस्टिक रिलेशंस, और मैं कहूँगा कि
बहुत सारे लिटरेरी रिलेशंस एस्टैब्लिश्ड हो चुके थे सर। 600 BC में भारत में जब महाजन पदों का निर्माण हो रहा था, उसके कंटेम्प्रेरी पीरियड से पर्शिया से इन्वेजन होना ये कोई नवीनता नहीं थी, क्योंकि उसके पीछे का कारण ये है कि इंडिया एंड पर्शिया हैड अ वेरी ग्रेट हिस्टोरिकल रिलेशंस। ओके, इनके बीच में हमारे रिलेशंस अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको मिलेगा राइट फ्रॉम द वैदिक पीरियड सर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब वैदिक लिटरेचर का कंपाइलेशन हो रहा था और ख़ास करके वेदों का कंपाइलेशन हो रहा था, when the Vedas were being compiled in India and the Indic literature, during the same contemporary period in Persia we will find कि the Parsi community, that is known as the Zoroastrian community, the Zoroastrian community was also actually involved into writing literature। ये ज़ोरास्ट्रियन कम्युनिटी की एक किताब आती है जिसका नाम है ज़ेंड अवेस्टा। ये ज़ेंड अवेस्टा नाम की बुक जो है ये वेद और बेसिकली ज़ेंड अवेस्टा के बीच में बहुत सारी आपको सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलेगी इन द कल्चरल सिमिलैरिटी आपको देखने को मिलेगी इन द कल्चरल स्पीयर, सांस्कृतिक रूप से। जैसे आप देखोगे तो हमको ये पता चल रहा है कि हम लोग वैदिक पीरियड में सोम रस को मानते थे या सोम भगवान की पूजा करते थे। सो अगर आप कभी ऋग्वेद पढ़े होंगे तो ऋग्वेद के अंदर आपको सोम भगवान के बारे में दिखता है। यहाँ ज़ेंड अवेस्टा नाम की जो ज़ोरास्ट्रियन मतलब पारसी कम्युनिटी की जो बुक है उसमें इनके द्वारा एक शब्द लिखा गया है होम रस। तो सोम एंड होम बोथ आर सेम ओनली, ऐसा ऑथर्स का मानना है सर। ठीक है, वैसा ही अगर आप समझने की कोशिश करोगे वैदिक लिटरेचर में एक शब्द लिखा गया है सप्त सिंधु। सप्त सिंधु मतलब सिंधु और उसकी 7 नदियाँ। वैसे ही आपको जो पर्शियन लिटरेचर है उसमें टर्म मिलती है जिसे हम लोग कहते हैं हप्त हिंदू। समझे कि नहीं समझे? तो पर्शियंस जो ईरानी लोग थे तब के 600 BC और उसके आजू बाजू के पीरियड के समय पे, इनके समय पे काफ़ी सारे इंडियन शब्द आपको मिलेंगे। हमने जिसे सप्त सिंधु कहा है उनके ज़ेंड अवेस्टा नाम की किताब में उसको हप्त हिंदू के रूप में पहचाना गया है सर। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग अशूर के रूप में एक वी कैन से एक एनर्जी को देखते हैं या उसको मानते हैं या फॉलो करते हैं, वहाँ पे अहूर करके एक शब्द मिलता है उनके लिटरेचर के अंदर सर। ठीक है, तो कहानी ये है कि भारतीय इतिहास में ऐसे बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे वैदिक लिटरेचर में जो ईरानी साहित्य ज़ेंड अवेस्टा के साथ मैच हो रहे हैं। ये दर्शाता है कि वैदिक एज से ही हमारे और उनके बीच में कोई ना कोई प्रकार के कल्चरल बेसिकली जो ट्रेड्स है वो उभर के आए थे। खास करके अग्नि की पूजा करना भारतीय संस्कृति में भी बहुत कॉमन है। फायर वर्शिप आप देखोगे वैदिक गॉड के अंदर, वैदिक पीरियड के अंदर फायर वर्शिप की जाती थी। वैसे ईरान के अंदर भी आपको एविडेंसेस देखने को मिलेंगे, पर्शिया के अंदर फायर वर्शिप जिसे हम लोग अग्नि पूजा के रूप में पहचानते हैं। सही की गलत है ना? तो दिस थिंग ऑल्सो शोज कि वी हैड अ वेरी ग्रेट सिंथेसिस ऑफ कल्चर सर। ठीक है, और ये कल्चर का बेसिकली लिंकेजेस हम लोग को ये देखने को मिल रही है इन सब के बीच में। ये कल्चरल लिंकेजेस के बीच में हम लोग ये कह सकते हैं कि इनके बीच में काफ़ी सारी कॉमननेस थी सर। ठीक है, तो ईरानी लोग भारत के ऊपर आक्रमण करते हैं उसमें हम ये कह सकते हैं कि नवीनता नहीं थी क्योंकि ये भारत के बारे में जानते थे पहले से। दे वर नोन अबाउट इंडिया, दे वर ऑलरेडी अवेयर कि हाउ इंडिया फंक्शनड। वैदिक पीरियड से ही शायद तक एक्सचेंजेस होने शुरू हो गए होंगे, इसके लिए शब्द काफ़ी सारे सिमिलर आपको मिल जाते हैं सर। ठीक है, गेटिंग अ पॉइंट। ओके, इनफैक्ट पर्शिया के बाजू में मतलब आज का जो ईरान है उसके बाजू में जो इराक आया था, इराक को बेबीलोन के रूप में पहचानता था पहले सर। ठीक है, ये रीजन को बेबीलोन भी कहता था। और यू विल फाइंड कि इन द हिस्ट्री वी ऑल्सो गॉट अ टर्म्स, और हमको वैदिक पीरियड में ऐसे भी एविडेंसेस मिले हैं कि आज के मॉडर्न डे इराक के साथ मतलब बेबीलोन के साथ भारतीय व्यापारियों का बेसिकली ट्रेड एंड कॉमर्स का भी रिलेशंस एस्टैब्लिश हुआ था सर। ठीक है, तो ऑल दिस प्रैक्टिसेस एक्चुअली हाईलाइट्स द कल्चरल ट्रेंड्स। ये जितनी भी प्रैक्टिसेस है ये उस पीरियड के कल्चरल ट्रेंड्स को दर्शा रही है कि देखिए भाई साहब ये हमारे साथ ईरान के कितने पुराने और बहुत ही गहन संबंध रहे हैं सर। ठीक है ना, ये तो पहला पार्ट हो गया आपके यहाँ पे कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। अब दूसरा पार्ट ये आता है कि भाई और क्या सिमिलैरिटीज़ हैं।
तो नदियों की सिमिलैरिटीज़ आपको बहुत देखने को मिलेगी। वैदिक पीरियड के अंदर जैसे सप्त सिंधु, सिंधु नदी के बारे में यहाँ लिखा गया है, खूबा नदी के बारे में यहाँ पे लिखा गया है आर्यंस के द्वारा वैदिक लिटरेचर में। वैसे ईरान के ज़ेंड अवेस्टा नाम की जो किताब मैंने आपको बताई सर, ठीक है, ज़ेंड अवेस्टा ये रही सर, है ना, जो ईरानी लिटरेचर का बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है सर, ठीक है। वो ज़ेंड अवेस्टा के अंदर वी विल फाइंड द नेम्स ऑफ द रिवर्स इज ऑल्सो मैंशन within the Zend Avesta. We come to know about the names of the rivers being mentioned as well. Okay, so all these things actually specifies and highlights the role ki how significant and important the literary context between the India and Iran was. ठीक है, अब समय ये आता है कि भाई अगर भारत और ईरान के बीच में अच्छे संबंध थे, कल्चरल एक्सचेंजेस थे, तो फिर भारत के ऊपर आक्रमण ईरानियों के द्वारा कब हुआ और क्यों हुआ सर, ठीक है। तो करीबन 590 BC के आसपास की कहानी है सर, ठीक है ना। सो इट इज़ अ पीरियड ऑफ अराउंड 590 BCE सर, है ना। एंड ये 590 BCE का पीरियड है, भारत में अभी महाजनपद बनने की शुरुआत है सर, ठीक है ना, गेटिंग ऑफ पॉइंट। ओके, सो यहाँ अभी 16 स्टेट्स बन रहे थे, छोटे बड़े राज्यों का निर्माण हो रहा था सर, ठीक है। और वहाँ पे ईरान के अंदर सर, आज के पर्शिया में सर, ठीक है, वहाँ पे एक राजा निकल गया जिसका नाम था साइरस। अब साइरस ठेठ एक्सपांशनरी राजा था। एक्सपांशनरी राजा का मतलब ये था कि उसको ऐसा मगज के अंदर चढ़ गया था सर, ठीक है, कि भाई मेरे को अपना एम्पायर बिल्डिंग करना है सर, ठीक है। आज की तारीख में भी आपको पर्शियन या पारसी फैमिलीज़, ईरानी फैमिलीज़ के अंदर ये साइरस नाम बहुत कॉमन दिखेगा सर, ठीक है। यू माइट हैव सीन दैट कि अभी रिसेंटली हमारे एक उद्योगपति का मृत्यु हो गया भारत में सर, ठीक है, उनका भी नाम था साइरस मिस्त्री। यू माइट हैव हर्ड हिज नेम एज वेल। ओके, आपने न्यूज़ भी देखे होंगे कि साइरस मिस्त्री जी का रोड एक्सीडेंट के अंदर मृत्यु हुआ। बट आप अगर कभी ऐतिहासिक रूप से देखोगे तो ये साइरस नाम कहाँ से आया है? साइरस नाम ईरान के जो पर्शियन एम्पायर थे उसके राजा का नाम था सर, ठीक है, उसके फाउंडर का नाम था सर। ये करीबन 580-590 के बीच में, 588 प्रिसाइसली अगर आप देखोगे तो पावर के ऊपर आते हैं। ये वो टाइम था जब अभी बुद्ध भी नहीं हुए हैं, बुद्ध तो अभी 568 के बाद होंगे, महावीर भी नहीं हुए। महावीर भी आप देखोगे तो 540 के आसपास का टाइम कहा गया है ऐतिहासिक रूप से। तो मोटे मोटे तौर के ऊपर अगर आप समझिए तो वी विल सी दैट ये साइरस करके जो शासक थे, ये साइरस ने पर्शियन एम्पायर की नींव रखी। अब इनका भारत के साथ कल्चरल लिंकेजेस तो पहले से चालू था, मैंने आपको बताया सर, ठीक है। सो दिस गेव देम द अपॉर्चुनिटी टू कम टूवर्ड्स इंडिया सर, ठीक है, गेटिंग ऑफ पॉइंट। तो होता क्या है कि इन्होंने पहले आज के वेस्ट एशिया की तरफ अपना एक्सपांशन किया सर। वेस्ट एशिया मतलब आज का मिडिल ईस्ट हो गया है और आज का तुर्की हो गया है सर, ठीक है। ये ऑटोमन एम्पायर या तुर्की के रूप में हम लोग जिसे पहचानते हैं, कॉन्स्टेंटिनोपल के रूप में पहचानते हैं, वहाँ तक इन्होंने अपना साम्राज्य को एक्सपांड कर दिया सर साइरस ने। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यही साइरस करके राजा भारत की तरफ भी आक्रमण करेंगे सर, ठीक है। सो इन द सेकेंड स्टेज विल बी इन्वेडिंग टूवर्ड्स इंडिया। अब ये इंडिया में ट्रेडिशनल आज का जो भारत है, मतलब जो आज हम लोग कहते हैं कि भाई पंजाब कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, वो भारत के वेस्टर्न एरिया में आया होता है। तब बेसिकली अखंड भारत हम लोग कह सकते हैं। तो मूलतः से तब तो पाकिस्तान भी इसी का ही पार्ट था सर, है ना, गेटिंग ऑफ पॉइंट। ओके, सो व्हाट डू वी सी ओवर हियर, वी विल फाइंड कि ये जो साइरस करके जो शासक थे, इन्होंने वाया अफगानिस्तान भारत की तरफ एंट्री की थी सर, ठीक है। तो कहानी ये है कि ही केम टूवर्ड्स दिस वेस्ट एंड देन ही गोज टूवर्ड्स अफगानिस्तान, देन ही केम टूवर्ड्स इंडिया सर, ठीक है। ये क्यों इस तरह से? क्योंकि यहाँ पे खाइबर पास आया हुआ है, आपको पता होगा। तो आज का गांधार, आज का काबुल और आज के इंडस के रीजन्स में इन्होंने अपना दबदबा एस्टेब्लिश किया सर, ठीक है। सो अप टिल द वेस्ट ऑफ इंडस वी विल सी ही विल बी एस्टैब्लिशिंग हिज एम्पायर सर। ही वॉन्ट बी एबल टू कम टू द मेन लैंड ऑफ दिस कंट्री। मेन लैंड का मतलब है कि वो एग्जैक्टली यहाँ पे नहीं आ पाएंगे सर, ये जो रीजन है सर, ठीक है। बट ये साइरस ने अपने एक साम्राज्य की निर्माण किया जिसे भारतीय इतिहास में या दुनिया के इतिहास में हम लोग एक एम्पायर के रूप में पहचानते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज एक्मेनाइड एम्पायर। ये शब्द याद रखिएगा बाय द वे सर, ठीक है। अकमेनियन एम्पायर और अकमेनियन टर्म इज़ यूज फॉर द पर्शियंस इन अ कंटेम्प्रेरी वे। ईरान के शासकों के लिए, ईरान के राजाओं के लिए अकमेनिया करके शब्द यूज़ किया गया है सर, ठीक है। तो दिस इज़ एक्चुअली अ कंटेम्प्रेरी वर्ड विच इज़ यूज फॉर द ईरानी रूलर्स एंड द ईरानी एम्पायर्स। ओके, तो इसमें कोई आप कुछ उल्टा मत समझिएगा कि अकमेनिया किसके लिए जोड़ा गया है सर। खैर, तो इस वेजेस के रूप में साइरस ने शुरुआत की। साइरस वॉज द वन हु स्टार्टेड
इन्होंने बेसिकली आज के मॉडर्न डे अफगानिस्तान में अपना दबदबा इस्टेब्लिश कर दिया सर, ठीक है। एंड वी विल फाइंड कि काबुल वाला जो रीजन है वो उन्होंने कैप्चर कर दिया। काबुल से लेके कपीसा करके एक रीजन देखने को मिलेगा, कपीसा में एक छोटा जनपद भारत का हुआ करता था, उसको भी ये साइरस जीत के आता है सर, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कपीसा करके एक रीजन आपको दिख रहा है, ये रहा सर, ठीक है। यहाँ कंबोज करके एक महाजनपद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बनेगा सर, ठीक है। दिस इज कपीसा रीजन, ओके। बाय द वे इनको ये जो साइरस राजा है वो जीत जाते हैं। सो शुरुआत ईरानी आक्रमण की साइरस के द्वारा होगी। खैर साइरस पूर्ण तरह से भारत में आक्रमण सक्सेसफुल नहीं कर पाएंगे सर, ठीक है। बट शुरुआती दौर के ऊपर हम ये मान लेते हैं कि भाई इनके द्वारा किया गया है सर, ठीक है। गेटिंग पॉइंट, ओके। तो शुरुआती दौर पे साइरस आए, साइरस ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आक्रमण किया, बट ये ज़्यादा फिर सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इसके बाद इन्हीं की ही डायनेस्टीज से सर, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम साइरस और साइरस की डायनेस्टी से और भी राजाओं का आक्रमण आपको यहाँ से मिलेगा सर, ठीक है। जैसे साइरस के बाद उनके ही पुत्र हुआ करते थे केम्बिस। ये केम्बिस करके एक और राजा आपको मिलेंगे। ये पहले साइरस आपको मिल जाते हैं, साइरस के बाद दूसरा केम्बिस का नाम आपको देखने को मिलेगा सर। ये नाम आप याद रखिएगा क्योंकि यूपीएससी आजकल प्रीलिम्स में राजाओं के नाम बहुत पूछ रहा है। आप अगर यूपीएससी की प्रीलिम्स एग्ज़ाम का पेपर उठाओगे पिछले 2-3 साल से, एंशियंट इंडिया के छोटी छोटी डायनेस्टीज़ के राजाओं का नाम और उनका कंटेम्प्रेरी पूछा जा रहा है। तो देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी कि यूपीएससी भारत के अंदर हुए विदेशी आक्रमणों और भारत के ऊपर जो विदेशी आक्रमण हुए हैं उसमें जितने भी विदेशी राजा हैं उनके नाम पूछे जा सकते हैं। तो देयर कैन बी ए पॉसिबिलिटी कि ये सब राजा आपको पूछेगा कि इनमें से कौन सा ग्रीक किंग था, इनमें से कौन सा पर्शियन किंग था। तो उसमें अच्छे बच्चे जो है गरबे कर रहे होते हैं। सो दैट शुड नॉट टेक प्लेस विथ यू गाइस, ओके ना। आप तो थोड़े मैच्योर हो, तो आपसे ये एक्सपेक्टेशन है कि भले हम लोग यूट्यूब के ऊपर पढ़ाई कर रहे हैं पर थोड़ी मैच्योर पढ़ाई करिए सर। खैर, तो केम्बिस करके राजा है। ये केम्बिस भारत की तरफ कम फोकस करते हैं, मतलब आज के अफगानिस्तान पाकिस्तान वाले रीजन में कम फोकस करते हैं। ये इजिप्ट की तरफ बहुत ही फोकस कर रहे थे। इनका फोकस ये था कि भाई मैं वेस्ट एशिया जीत के आऊँ सर, ठीक है। मैं यहाँ से लेके अफ्रीकन पेनिनसुला का या अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का जो नॉर्थ का रीजन है उसको जीतने में उन्होंने अपनी एनर्जी लगवाई सर, ठीक है। गेटिंग पॉइंट, ओके। सो व्हाट डू वी सी ओवर हियर, वी विल फाइंड कि पहले राजा तो साइरस है, साइरस के बाद केम्बिस है। साइरस और केम्बिस का जो पीरियड था ये करीबन 6th सेंचुरी के मिड का पीरियड है सर, ठीक है। गेटिंग पॉइंट, 6th सेंचुरी की एंड और 4th सेंचुरी की 5th सेंचुरी की शुरुआत सर, ठीक है। मतलब आप पकड़ने की कोशिश करोगे। इनके बाद साइरस के ही पोते भारत में आते हैं जिनका नाम था डरायस। ये डरायस को बेसिकली डायरस द ग्रेट के रूप में भी पहचानते हैं सर, ठीक है। गेटिंग पॉइंट, ओके। इनको भारतीय इतिहास में या दुनिया के इतिहास में स्कॉलर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा के रूप में पहचानते हैं। उसके पीछे का कारण ये है कि इनके द्वारा ही एम्पायर बिल्डिंग किया गया है सर, ठीक है। ये करीबन 530 या 520 BC में आए थे सर, ठीक है। और 480 BC तक इनफैक्ट इनका साम्राज्य रहेगा। खासियत यह है कि ही वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा। जब भारत के अंदर बुद्ध भगवान अपना ज्ञान प्रचलित कर रहे थे तब डरायस अपने विचार भी और अपनी पॉलिटिकल एक्सपांशन भी करने की कोशिश करेगा, ठीक है। गेटिंग पॉइंट, ओके। अब डरायस के बारे में हमको कैसे पता चला, हाउ वी केम टू नो सर, ठीक है। तो एक्चुअली हुआ क्या कि पर्शियंस भारत में जब आक्रमण कर रहे थे ना सर, व्हेन एवर दे वर इन्वेडिंग ओवर इंडिया, पर्शियंस के बाद इमीडिएटली ग्रीक्स आए। अलेक्जेंडर आपने नाम सुना होगा, राइट सर, ठीक है। तो ये जो पर्शियन आक्रमण हुआ उसके बाद फॉलोड बाय अलेक्जेंडर, मतलब ग्रीक इन्वेजन हुआ। तो उसमें ग्रीक ऑथर है जिसका नाम है हीरोडोटस। हीरोडोटस का नाम आपने सुना होगा। हीरोडोटस इज नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री एज वेल सर, ठीक है। हीरोडोटस को ऐतिहासिक लेखन में बहुत सारे लोग फादर ऑफ हिस्ट्री के रूप में भी पहचानते हैं। इसने बेसिकली ये पर्शियन राजाओं का नाम लिखा है सर, ठीक है। उसने डरायस करके राजा का भी नाम लिखा है कि ये जो डैरियस या डरायस करके जो राजा है वो कितना शक्तिशाली हुआ करता था। अब डरायस ने खुद एक इंस्क्रिप्शन इशू किया है सर, ठीक है। ये इंस्क्रिप्शन का नाम है बहिस्तान इंस्क्रिप्शन। नाम याद रखिएगा सर, है ना, प्रीलिम्स के अंदर आपको पूछा जा सकता है। इसने एक इंस्क्रिप्शन इशू किया है जिसका नाम है बहिस्तान इंस्क्रिप्शन। ये इंस्क्रिप्शन की खासियत ये है कि वाई दिस इंस्क्रिप्शन द किंग डरायस इज ट्राइंग टू प्रोक्लेम कि हाउ पावरफुल ही इज, ओके। अंडर दिस इंस्क्रिप्शन ही मेंशंस दैट पंजाब हैज़ बिन पार्ट ऑफ द पर्शियन एम्पायर। इससे ही हमको समझ में आ रहा है कि आज का मॉडर्न डे नॉर्थ वेस्ट एरिया जो है
वो सब कुछ बेसिकली पर्शियंस के हाथों में आ चुका है सर, ठीक है। और इस तरह से वी कैन से कि भाई इनके द्वारा काफ़ी सारा एक्सपांशन यहाँ पे होने की शुरुआत हो गई सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। खासियत ये है कि वी विल सी दैट इसने जब भारत का एनेक्सेशन किया तो इसने भारतीय लोगों को भी पर्शियन साम्राज्य के अंडर में मर्ज कर दिया सर, ठीक है। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी देखने को मिलेगी कि इसने आज के नॉर्थ वेस्ट इंडिया को, जब भारतीय विस्तार जो था, पंजाब वाला विस्तार था, उसको पर्शियन एम्पायर के पार्ट बनाया, इसने भारत के राजाओं की बहादुरी देखी। बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, सुन लीजिए सर, ठीक है। इसने भारतीय शासकों की बहादुरी देखी। बोला कतई जहर लोग हैं, खतरनाक फाइट कर पाते हैं सर, है ना। नॉर्मली शासक फाइट नहीं कर पाते हैं। ये देख रहा है कि भारत के सैनिक और भारत के स्थानिक जनता जो है वो खतरनाक फाइटिंग करती है। तो इसने इंडियन सोल्जर्स को पर्शियन आर्मी में ऐड करना शुरू कर दिया। इसके बारे में एक चीज़ हम लोग लिखेंगे। वॉट ही डिड वेरी स्मार्टली वॉज दैट एडिंग इंडियन सोल्जर्स, ठीक है ना, एडिंग इंडियन सोल्जर्स, इंडियन ओरिजिन सोल्जर्स इन द पर्शियन आर्मी। इनफैक्ट उसने एक स्पेशल फोर्स बनाई थी, घातकी टुकड़ा कहता है हम लोग, या टुकड़ी कहते हैं थोड़ी बहुत, है ना, जिसके अंदर बहुत ही विशेष प्रकार के सैनिकों का उपयोग किया जाता है। जैसे आज की तारीख में वी हैव समथिंग कॉल्ड स्पेशल फोर्सेस, है ना, पैरा स्पेशल फोर्सेस, लाल कलर का या मरून कलर का आपने बैरक देखा होगा, टोपी उनकी अलग होती है, उनका बलिदान बेच भी अलग होता है, ठीक है। कहने का मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ईरानी राजा भारतीय सैनिकों को हायर कर रहा है अपनी सेना के अंदर, या उनको कह रहा है कि आपकी बहादुरी से मैं बहुत ही गर्व हो गया है। आई एम वेरी मच प्राउड एंड आई एम वेरी मच हैप्पी विद द वे यू गाइज आर फाइटिंग सर। सो बिकॉज ऑफ योर फाइटिंग स्पिरिट आई वॉन्ट यू गाइज टू ज्वाइन इन माई आर्मी। आप जिस तरह से लड़ रहे हो उसे देख के मुझे इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरी सेना में जुड़ जाओ सर, ठीक है। आपको देख के ये बहुत हैरानी होगी पर आपको ये चीज़ मिलेगी सर, ठीक है। तो डरायस के समय पे पंजाब बेसिकली ईरान का पार्ट बन गया, पर्शियन इन्वेजन्स के रूप में हम लोग ये लिखेंगे सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। यही लोग फिर ओवर पीरियड ऑफ सिंध की तरफ भी आए, एंड बाय द पीरियड ऑफ डरायस वी विल ऑल्सो फाइंड कि इन द लोअर पार्ट ऑफ द सिंध was also annexed, or we can say it was also became part of the ईरानी एम्पायर। ये डरायस तक आते आते आज का जो आधुनिक सिंध का जो विस्तार है, जो बेसिकली पाकिस्तान के अंदर ही चला गया है, वो भी पर्शियन एम्पायर का पार्ट बन गया सर, ठीक है। मोटे मोटे तौर के ऊपर हमको ये जानकारी मिल रही है कि ईरान के अलग अलग राजा भारत के अंदर आएंगे। ये लोग भारतीय संस्कृति, भारतीय कल्चर, भारतीय शौर्यता से बहुत प्रभावित होंगे सर, ठीक है। और अपनी सेना के अंदर काफ़ी बड़ा, ठीक ठाक अगर आप समझोगे तो उसके अंदर कंट्रीब्यूशन करवाने की कोशिश करते हैं सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। सो इस बेसिस के रूप में हमको ईरान के अलग अलग शासकों की कहानी देखने को मिलेगी। ये डरायस के बाद और भी राजा आपको यहाँ से मिलते हैं सर, ठीक है। जैसे आप समझने की कोशिश करोगे तो एक राजा आपको मिलेंगे जर्सिस करके। ये जर्सिस का नाम अगर आपने सुना होगा तो आपने एक मूवी देखी होगी 300, यू माइट हैव सीन दिस मूवी कॉल्ड एज 300 माय फ्रेंड्स। 300 में ये स्पार्टकन्स या स्पार्टा के ग्रीक योद्धा एक पर्शियन राजा के साथ लड़ाई करते हैं सर, ठीक है, ईरानी राजा के साथ। वो कोई और राजा नहीं था पर वो जर्सिस करके ही राजा था सर, ठीक है। और वही जर्सिस की बात मैं आपको अभी कर रहा हूँ सर, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट द सेम ओल्ड जर्सिस एज वेल सर। खैर, तो आपको ये समझ में आ रहा है कि ये जितने भी राजा है ईरानी मूल के सर, ठीक है, इनके समय पे आपको ये जानकारी मिलेगी कि काफ़ी सारा पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट होने की शुरुआत हो गई है सर, ठीक है, गेटिंग ओपन। एंड होता क्या है कि इनके द्वारा भारत का जो उत्तर पश्चिम का विस्तार है, राइट फ्रॉम पंजाब टू सिंध अप टिल द नॉर्थ वेस्ट इंडिया सर, ठीक है, ये सब कुछ इन्होंने जीत लिया था। दैट वॉज मेड पार्ट ऑफ द ईरानियन एम्पायर सर, ठीक है, गेटिंग ओपन। और इस तरह से वी विल सी कि आफ्टर इन्वेडिंग ओवर इंडिया, आफ्टर फाइटिंग लोकल बैटल्स विद द लोकल डायनेस्टीज, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके, आज का पंजाब सिंध वाला विस्तार भारतीय राजाओं के हाथ से चला गया एंड इट वेंट टू द ईरानियन एंड द वी कैन से द पर्शियन किंग्स, ओके। ये जर्सिस के बाद और भी राजा आते गए भारत में,
बेसिकली ये ईरानी मूल के राजा थे सर, ठीक है। इन सब के ऊपर हम लोग याद नहीं रखते हैं, बट इनके ऊपर हम लोग आखिर में जब कंक्लूजन करेंगे तो लिखेंगे कि 6th सेंचुरी में शुरू हुआ ईरानी आक्रमण, है ना, 588 BC में जर्सिस के समय से शुरू हुआ था सर, ठीक है। 588 BC में साइरस के समय पे शुरू हुआ ईरानी आक्रमण सर, ठीक है। सबसे पहले साइरस आया, साइरस के बाद मैंने आपको बताया कैम्बिस आया, कैम्बिस के साथ मैंने आपको बताने की कोशिश की कि बेसिकली क्या कहते हैं, डरायस आया। ये डरायस 1 करके राजा आते हैं सर, ठीक है। फिर जर्सिस करके राजा आएंगे और भी राजा आएंगे सर, ठीक है। मतलब ये करीबन आप देखोगे तो 6th सेंचुरी BC से लेके 6th सेंचुरी BC से लेके करीबन 4th सेंचुरी BC तक इनका प्रभाव रहेगा। और आखिर के जो राजा थे उनका नाम था डरायस 3। डेरियस या डरायस इज़ अ वेरी कॉमन नेम और वी कैन से वेरी सिग्निफिकेंट नेम इन द पर्शियन हिस्ट्री। जैसे साइरस जो नाम है वो भी ईरान के कल्चरल हिस्ट्री में बहुत ही महत्व रखता है। मैंने अभी आपको बताया कि हाउ दी वर्ड दिस थिंग पर्शियन हिस्ट्री के अंदर क्या उसकी इंपॉर्टेंस है या प्रासंगिकता है, आपको इस तरह से आइडिया रहना चाहिए सर, ठीक है ना। खैर, तो इस बेसिस के रूप में क्या हुआ सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। जो आखिर के राजा थे उनका नाम था डरायस 3। डरायस 3 जब भारत में रूल कर रहे थे या नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रूल कर रहे थे, इनका साम्राज्य ठीक ठाक चल रहा था, बट बाय दैट टाइम वेस्ट एशिया में बहुत सारे बदलाव हो चुके हैं। ये बदलाव इसके कारण हुए थे क्योंकि ये ईरानी शासक जिस तरह से अपना पॉलिटिकल एक्सपांशन कर चुके थे और इन्होंने आज के इजिप्ट से लेके आज के वेस्ट एशिया से लेके आज के ग्रीस वाले रीजन में अपना जिस तरह से दबदबा एस्टैब्लिश किया था और जो अकमेनियन एम्पायर का इन्वेजन का भारत के ऊपर इम्पैक्ट हुआ था, उसी के परिणामवश, उसी के ही आउटकम के कारण बहुत सारे ग्रीक लोग ने बदला लेना शुरू कर दिया था। ग्रीक मतलब मैसेडोनियंस, वही मैसेडोनियंस जिसे बेसिकली अलेक्जेंडर के रूप में भी हम लोग पहचानते हैं सर, ठीक है। तो होता क्या है कि करीबन 320-330 के आसपास का पीरियड था, मतलब 330-340 के बीच में, एंड पर्शियन एम्पायर का डिक्लाइन फेज चल रहा है। सो अराउंड 330 to 340 BC वी विल फाइंड कि देयर इज अ डिक्लाइन फेज गोइंग ऑफ द पर्शियंस। अंडर दिस डिक्लाइन फेज गोइंग ऑफ द पर्शियंस, ये जो पर्शियंस का डिक्लाइन फेज यहाँ पे चल रहा है, इसके कंटेम्प्ररी पीरियड के समय पे सर, ठीक है, वी विल सी द अलेक्जेंडर विल बी इन्वेडिंग। और ये अलेक्जेंडर का जब आक्रमण हुआ, जो वेस्ट एशिया से आज के ग्रीस मैसेडोनिया से आक्रमण करते 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 he will be coming over this region, he will be destroying this capital city of Persia called as Persepolis। Persepolis करके इनका कैपिटल हुआ करता था। वहाँ से अलेक्जेंडर बेसिकली यू विल फाइंड कि ऊपर की तरफ गया, मतलब यू विल सी कि अफ़गानिस्तान की तरफ गया और अफ़गानिस्तान से घूम के गांधार से होते हुए खाइबर पास होते हुए ही विल बी कमिंग टूवर्ड्स इंडिया सर, ठीक है। एंड देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमको ये जानकारी मिलती है कि ईरानी एम्पायर का एंड हो गया। सो दैट विल बी द एंड ऑफ द पर्शियन इन्वेजन, ओके। अब मोटे मोटे तौर के ऊपर मैंने आपको पर्शियंस के बारे में बताया, 3-4 राजाओं के बारे में बताया। ये पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ने का इंटेंशन खाली यही था कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से इम्पोर्टेंट किंग्स भारत के ऊपर आए सर, ठीक है, गेटिंग अ पॉइंट, ओके। हमको यहाँ से ये नहीं देखना है कि भाई कौन से राजा कितने समय तक रूल करते हैं। हमको यहाँ से ये देखना है कि राजा जब रूल करके गए थे तो इनका प्रभाव क्या रहा था। What the kings actually created in the form of impact on India सर। ये पर्शियंस करीबन नहीं करके 200 साल से अधिक पीरियड तक भारत को अपने साम्राज्य का भाग बना के गए सर। भारत मतलब नॉर्थ वेस्ट इंडिया को सर, ठीक है। तो इसकी कोई ना कोई इम्पैक्ट भारत के ऊपर ज़रूर से पड़ी होगी। हमारे ये पूरी की पूरी सीरीज़ है, ये सीरीज़ का नाम है बैटल्स दैट चेंज्ड इंडिया सर। तो हम बेसिकली ऐसी बैटल्स जो है जिसके कारण बदलाव हुआ है और जिसकी क्या असर हुई है उसके ऊपर ही हम लोग चर्चा करेंगे सर। ये पर्शियंस ने जिस तरह से पॉलिटिकल बैटल खेली, भारत के ऊपर आक्रमण किया, आक्रमण करने के ऊपर अब के बाद भारत में 200 साल तक स्थायी रहे, तो इसकी असर तो आपको कहीं ना कहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके।
तो इस बेसिस के रूप में वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इनके बीच में भारत के ऊपर क्या असर रही है, थोड़ी बहुत चर्चा उसके ऊपर कर देते हैं सर, ठीक है। ये चर्चा के रूप में स्कॉलर्स का क्या मानना है, ऑथर्स का क्या मानना है, उसकी भी थोड़ी बहुत हम लोग मैं कहूँगा कि फाउंडेशन के रूप में चर्चा करेंगे सर, ठीक है। अब देखिए कि कोई भी फॉरेन इन्वेजन जो होता है ना सर, कोई भी इम्पैक्ट, ये इम्पैक्ट आप 4 तरह से कैटेगराइज कर सकते हो। पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होती है, पॉलिटिकल के साथ साथ आप इसमें ज्योग्राफी भी इंक्लूड कर सकते हो आजकल तो सर, है ना। इसी को ही एक टॉपिक के साथ हम लोग जोड़ते हैं जिसे हम लोग कहते हैं जियो पॉलिटिक्स। तो आपने ये टर्म सुनी होगी, जियो पॉलिटिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है सर, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू द इंडियन कंटेक्स्ट एज वेल, है ना, कि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में भारत को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट आर दी ऑप्शंस लेफ्ट विथ इंडिया, दिस आर ऑल पार्ट ऑफ द जियो पॉलिटिक्स साइड ना। तो वही कहानी आपको यहाँ पे भी मिलती है। ईरान के आक्रमण की भारत के जियो पॉलिटिक्स के ऊपर क्या असर हुई, भू राजनीतिगत घटनाओं के ऊपर क्या असर होती है। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल देखा है आपके लिए सर, ठीक है ना, समझे, सोचिएगा इसके बारे में। दूसरा आपको देखने को मिलेगा वो है इकोनॉमी के ऊपर असर क्या होती है। तीसरा अगर आप समझोगे तो आर्ट एंड कल्चर के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर क्या असर होगी सर, ठीक है ना। तो इसी में ही हम लोग सोसाइटी इंक्लूड कर सकते हैं या सोसाइटी को अलग बेसिस के रूप में इंक्लूड कर देंगे सर, ठीक है, सोसाइटी और रिलीजन बेसिस के रूप में सर, ठीक है। अब देखिए कि पर्शियंस की जोग्राफिकल लिमिटेशन सबसे बड़ी क्या थी सर। लेट अस कम टू द पॉइंट नंबर 1, दैट इज़ द जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट ऑफ पर्शियन इन्वेजन। ओके, तो आपको मैंने समझा दिया। देखिए ग्रेवी बता देता हूँ आपको, पनीर पसंदा बनाना हो या पनीर मक्खन वाला बनाना हो, लगता तो पनीर ही है सर, ठीक है। तो आपको जब भी कोई भी प्रकार की आक्रमण पूछी जाएगी कि भाई, है ना, बाबर के इन्वेजन की चर्चा कीजिए भारत के ऊपर, समझे, या तैमूर का आक्रमण हुआ उसकी असर क्या हुई भारत के ऊपर सर, ठीक है। देयर कैन बी मल्टीपल क्वेश्चंस दैट कैन बी फॉर्म्ड ऑन दिस टॉपिक्स, बट उसमें आपको ये याद रहना चाहिए कि भाई देखो, बाबर से लेके तैमूर से लेके बाकी और कोई भी आके जो भी कर रहा है सर, ठीक है ना, घुमा फिरा के आपको ये असर पता होना चाहिए कि भाई कुछ पॉलिटिकल इम्पैक्ट होगी, कुछ कल्चरल इम्पैक्ट होगी, कुछ रिलीजियस इम्पैक्ट होगी, कुछ इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगी, कुछ सोशल इम्पैक्ट्स होगी सर, ठीक है। तो उसी डायमेंशंस के अंदर ही आपका दिमाग काम करना चाहिए। सो इवन व्हेन यू आर रीडिंग सर्टेन थिंग्स, इवन आप पढ़ाई भी कर रहे हो, तो पढ़ाई करते करते भी आपको ये ध्यान रखना है कि भाई ये 5-6 डायमेंशंस के अलावा कहीं और आपका दिमाग ना फटके सर, है ना। इसी के ही इर्द गिर्द आप पढ़ते रहोगे, पढ़ाते रहोगे, तो आपका माइंड भी फोकस रहेगा और दिक्कत भी नहीं होगी सर। खैर, अब देखिए कि थोड़ी यहाँ पे आ जाते हैं, बात करते हैं कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस एंड व्हाट इज़ द इम्पैक्ट। अब जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या जियोपॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप समझने की कोशिश करिए, तो क्या ईरानी आक्रमण भारत के ऊपर सक्सेसफुल माना जा सकता है। क्योंकि पर्शियंस आए थे आज के इंडस से लेके, पंजाब से लेके सिंध वाले विस्तार में सर, ठीक है। सो पर्शियंस डिड केम टू इंडिया, दे वर एबल टू कैप्चर वेस्ट एशिया, बट दे वर नेवर एबल टू एंटर इनटू द ईस्टर्न साइड ऑफ इंडस। मन की आंखों से देखोगे तो ये इंडस नदी दिख रही है आपको यहाँ पे सर, ठीक है। इंडस के पूर्वी विस्तार में आज का भारत, मतलब पाकिस्तान अब छोड़ दीजिए सर, ठीक है, वो तो जो होना सा है वो हो गया, बट पाकिस्तान वाला प्रभाव भी आप देख सकते हो या इंडस को देख सकते हो एक जोग्राफिकल बेंचमार्क के रूप में। और इंडस को छोड़ के जो पूर्वीय विस्तार है, द ईस्टर्न साइड ऑफ इंडस से लेके आज का भारत आता है, क्या पूर्वीय भारत के ऊपर के विस्तार के ऊपर इनका प्रभाव आपको मिलता है सर, ठीक है। तो यू विल फाइंड कि होता क्या है कि दे वर दी वंस हु एनेक्स्ड दी वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडस सर, है ना। आज के सिंध और पंजाब का जिस तरह से एनेक्सेशन हुआ है सर, ठीक है, ये डायरेक्ट एनेक्सेशन का मतलब ये है, वी विल फाइंड कि वेयर द नॉर्थ वेस्ट इंडिया वॉज मेड द पार्ट ऑफ द पर्शियन एम्पायर, the regions of Sindh and Punjab were made the part of the Persian Empire. Even the modern day Afghanistan का कुछ प्रदेश भी पर्शियन एम्पायर का पार्ट बन गया। मतलब होता यह है कि जितनी भी स्मॉल किंगडम्स हुआ करते थे उन सबको आपने सबड्यू कर दिया है, उन सबको आपने ग्रेजुअली इनफैक्ट ख़त्म कर दिया है सर, ठीक है। सो द वेरी फर्स्ट इम्पैक्ट दैट यू कैन सी ओवर हियर, सबसे पहली प्रासंगिक आप असर देख सकते हो, वो आपको एक तो यहाँ पे देखने को मिलेगी। वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू कैन हाईलाइट और अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस पार्ट,
यार यहाँ जब आक्रमण हुआ, विदेशी आक्रमण हुआ, तो फिर एक बहुत बड़ी असर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हुई, छोटे किंगडम्स को ख़त्म किया गया सर, ठीक है। ये पॉलिटिकल एनेक्सेशन जिस तरह से हुआ है, डायरेक्ट एनेक्सेशन, उसके कारण भारत के अंदर इंडियन प्रोविंसेस जो है, ये इंडियन प्रोविंसेस पर्शियन एम्पायर का पार्ट बन गए सर, ठीक है। अब पर्शियन एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बनने का मतलब ये है कि उनके लिए एक शब्द देखने को मिलेगा जिसे हम लोग कहते हैं क्षत्रप सिस्टम सर, या क्षत्रोपी सिस्टम के रूप में पहचानते हैं। सो इन द लेटर टर्म्स वी विल कम टू नो अबाउट द पर्शियन टर्म्स फॉर द इंडियन प्रोविंसेस एज वेल सर, ठीक है। हमको ये जानकारी मिल रही है कि भारत के कुछ प्रदेश पर्शियन एम्पायर का पार्ट बन जाते हैं, एंड बिकॉज इंडियन एरियाज वर एक्चुअली पार्ट ऑफ द पर्शियन एडमिनिस्ट्रेशन, उनको ये क्षत्रप के रूप में पहचाना गया है। या एक और टर्म आपको देखने को मिलेगा सत्रपीस के रूप में सर। ये सत्रपीस या सत्रप बिकेम अ वेरी सिनोनिमस टर्म फॉर द स्मॉल किंगडम्स और किंगडम्स बिलोंगिंग टू द नॉर्थ वेस्ट इंडिया इन द पोस्ट मौर्यन एरा। उत्तर मौर्य काल है ना, जब अशोक का डिक्लाइन हुआ, अशोक के डिक्लाइन के बाद भारत में विदेशी आक्रमण काफ़ी बढ़ गए थे। तो विदेशी आक्रमण जब बढ़े ना सर, तो उसमें ये सीथियंस करके एक राजा है, शक डायनेस्टी के राजा, आपने नाम सुना होगा, रुद्रदामन, नहापना, कर्दमक डायनेस्टी, शरहत डायनेस्टी, है ना, इन सब का नाम सुना है कि नहीं सुना आपने सर? अगर आप इन सब का नाम देखोगे तो आपको पता चलेगा ये लोग अपने आप को वेस्टर्न क्षत्रप्स कहते थे, पश्चिमी क्षत्रप। तो आपको ये सवाल उठना चाहिए अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हो, ये क्षत्रप शब्द आया कहाँ से? ये क्षत्रप शब्द आपको यहाँ से मिलेगा कि पर्शियन यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो था, वो जो प्रोविंसेस के लिए शब्द यूज़ किया गया था उसको क्षत्रप कहते थे। ये क्षत्रप बेसिकली सिंध और पंजाब हुआ करते थे सर। तो आज का उत्तर पश्चिम भारत पर्शियन एम्पायर का पार्ट बन गया, मतलब जो भारत का विस्तार था वो ईरान के राजा लेके चले गए थे सर, ठीक है, बिकॉज इन्होंने एनेक्स कर दिया था। और उसके कारण हम लोग ये देखने को मिलता है कि बहुत बड़ी वी विल फाइंड कि एनेक्सेशंस और इन्वेजन्स हो जाएगी सर। अब इन सब का बेसिकली जब डायरेक्ट पॉलिटिकल एनेक्सेशन हुआ है सर, इंडस के इस साइड वाले रीजन है, वेस्ट के इंडस के रीजन से, ठीक है, इसके कारण आपकी जोग्राफिकल लिंकेजेस एस्टेब्लिश हो जाएगी सर। आप समझिए कि विद द लिंकेजेस टू द पॉलिटिकल एनेक्सेशन, जब आप टेरिटोरी को कंसोलिडेट करते हो, जो जोग्राफिकल लिंकेजेस भी एस्टेब्लिश होती है आपकी, सही की गलत? जोग्राफिकल लिंकेजेस का मतलब ये है कि भाई आप अब यहाँ भौगोलिक रूप से भी जुड़ रहे हो सर, ठीक है। तो इस बेसिस के रूप में आपके ट्रेड एंड कॉमर्स के रूट्स बढ़ेंगे, कल्चरल एक्सचेंजेस बढ़ेगी, लोगों का आवागमन भी बढ़ेगा सर, सही की गलत? क्योंकि आपने यहाँ से जब विदेशी आक्रमण किया, ईरान से भारत के रीजन्स को आपने मर्ज कर दिया सर, ठीक है। तो इस बेसिस के रूप में हम लोग ये कह सकते हैं कि ईरानी आक्रमण के प्रभाव के कारण और ये जो लड़ाइयाँ लड़ी गई है सर, इससे भारत और ईरान के बीच में लिंकेजेस बढ़ गए। ये लिंकेजेस ट्रेड एंड कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत पावरफुल और बहुत ही इम्प्लीमेंट थे। दूसरे, इनको आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग देख सकते हैं। सो वी कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई कि दिस लिंकेजेस ऑल्सो सिग्निफाइड द कल्चरल पार्ट ऑफ हिस्ट्री एज वेल। अब मैं आपको थोड़ी देर के बाद आपको फोटो के थ्रू ही समझाने की कोशिश करूँगा कि कैसे वी विल फाइंड कि ये आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। तो भारत में क्षत्रप प्रथा की शुरुआत, आर्ट एंड कल्चर की शुरुआत, ट्रेड एंड कॉमर्स की शुरुआत। अब आप मुझे पूछोगे कि मास्टर, इंडिया ईरान का ट्रेड एंड कॉमर्स, इंडो पर्शियन ट्रेड एंड कॉमर्स के एविडेंसेस आपको कैसे मिल रहे हैं सर, ठीक है। तो इंडो पर्शियन लिंकेजेस के एविडेंसेस आपको यहाँ से मिलने की शुरुआत हो जाएगी। ये लिंकेजेस में ट्रेड एंड कॉमर्स की लिंकेजेस आपको मिलती है व्हेन द पर्शियन कॉइन्स विल बी सीन इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। अब पर्शियन राजाओं ने बेसिकली कॉइन्स इशू किए थे अपने विस्तार में। वो कॉइन्स भारत में मूलतः से नहीं आए थे, पर कुछ कुछ कॉइन्स आपको आज के पंजाब वाले रीजन में मिल गए हैं सर, ठीक है। ये दोनों कॉइन्स का नाम याद रखिएगा, यूपीएससी न्यूमिस्मैटिक्स से बहुत सारा सवाल पूछता है सर, ठीक है। आप देखोगे तो कॉइन्स को हम लोग कहते हैं द न्यूमिस्मैटिक्स। न्यूमिस्मैटिक्स इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ कॉइन्स, ओके। न्यूमिस्मैटिक्स क्या है?
वो कॉइन्स का एक प्रकार है, सिक्कों का एक प्रकार हम लोग उसको पहचानते हैं सर, ठीक है। सो व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द केस ऑफ द न्यूमिस्मैटिक्स, पर्शियंस वर द वन हु इंट्रोड्यूस द सिग्लॉइड काइंड ऑफ कॉइन्स। कौन से कॉइन्स इशू करता है? सिग्लॉइड कॉइन्स इशू करता है सर, ठीक है। दूसरे पर्शियंस भारत में इंट्रोड्यूस तो नहीं करेंगे, अपने विस्तार में इंट्रोड्यूस करेंगे, वो है डेल्टॉइड कॉइन्स ऑफ कॉइन्स, है ना, सॉरी डेल्टॉइड टाइप्स ऑफ कॉइन्स, ओके। सो गोल्ड कॉइन्स को बेसिकली ये लोग डेल्टॉइड कॉइन्स कहते थे, गोल्ड कॉइन्स को ये लोग डेल्टॉइड कॉइन्स कहते थे, और सिल्वर कॉइन्स को ये लोग कहते थे, वी विल फाइंड कि दिस सिग्लॉइड कॉइन्स, ओके। इन दोनों को याद रखेगा सर, है ना। आपको सवाल आ सकते हैं कि ये सिग्लॉय और डेल्टॉय क्या है सर, ठीक है। ये सिग्लॉय को ही शेकेल्स कहा गया है, शेकेल्स। द सिग्लॉइड कॉइन्स और द सिग्लॉय कॉइन्स आर ऑल्सो कॉल्ड द शेकेल्स। बाय द वे, ये जो शेकेल्स नाम का शब्द है, ये आप इजराइल चले जाओगे तो आज की तारीख में भी एक करेंसी के यूनिट के रूप में यूज़ होता है सर, ठीक है। सो इफ़ you'll गो टू इजराइल इन द मॉडर्न डे, आज की तारीख में अगर आप में से कोई जाएगा भविष्य के अंदर, यूपीएससी क्लियर करोगे तो भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी शायद इजराइल जा सकते हो, आईएफएस बन के, या आईपीएस बन के भी जा सकते हो। आपको स्टडी टूर में भी भेजा जा सकता है इजराइल सर, ठीक है। यू माइट बी सेंट टू इजराइल एज अ पार्ट ऑफ द एकेडमिक टूर एज वेल सर, ठीक है। तो वहाँ शेकेल करेंसी अभी भी चलती है। ईरानी लोग थे, इन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में तो नहीं, पर आज के पश्चिमी इंडस के पश्चिमी विस्तारों में जो सिक्के इशू किए थे उसको शेकल्स के रूप में पहचानते हैं। ये टर्म याद रखिएगा सर, ठीक है। इनके द्वारा ही डेल्टॉइड कॉइन्स या इसी को ही डेरिक कॉइन्स के रूप में पहचानते हैं सर, ठीक है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज डेरिक कॉइन्स। ये गोल्ड के कॉइन्स थे, ये इशू किए थे। अब यूपीएससी कभी कभी आपको सवाल पूछता है कि भाई सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स किसने इशू किए, इंडो ग्रीक्स, कुषाण, पर्शियन। तो देखिए, भारत के कंटेक्स्ट में जब सवाल आएगा तो आप इंडो ग्रीक्स के पर्सपेक्टिव से सोच सकते हो। व्हेन द क्वेश्चन इज इंडिया सेंट्रिक, आप जब देखोगे आपको सवाल आता है कि भाई भारत के ऊपर आक्रमण या भारत के ऊपर सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स किससे इशू किए सर, ठीक है, तो इंडो ग्रीक्स से। अगर आपको पूछा जा सकता है कि भाई भारतीय इतिहास के कंटेक्स्ट में विदेशी आक्रमणकारी जिसने भारत में इशू नहीं किए थे पर उनके सिक्कों का महत्व था, तो वो पर्शियंस थे। या कभी कभी आपको ये टर्म पूछा जा सकता है कि ये डेल्टॉइड और सिग्लॉइड का क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये भी कॉइन्स के प्रकार थे जो पर्शियंस के द्वारा इशू किए गए थे, ये याद रखिएगा सर, ठीक है। गेटिंग पॉइंट, ओके। तो एक तो इनकी हमारी कल्चरल लिंकेजेस बननी शुरू हो जाती हैं। ये लिंकेजेस अगर आप देखोगे तो पीपल टू पीपल लिंकेजेस के अंदर भी कन्वर्ट हो जाएगी सर, ठीक है। अब आप पूछोगे कि ये पीपल टू पीपल लिंकेजेस क्या है सर, है ना। तो अभी मैंने आपको बताया कि पर्शियन आर्मी के अंदर इंडियन सोल्जर्स का उपयोग करना ये क्या है सर, व्हाट डज दिस थिंग शोज, ओके। द किंग डरायस वॉज सो मच इम्प्रेस्ड बाय द ब्रेवरी ऑफ द इंडियन सोल्जर्स एंड द इंडियन पीपल सर। इसने कहा कि भाई ये बंदे तो मेरे बहुत काम के आएंगे सर, ठीक है। गेटिंग पॉइंट। ये पर्शियन आर्मी के अंदर भारतीय सेना की एक पूरी टुकड़ी क्रिएट की जाती है। आप देखिए कि जैसे आज की तारीख में इंडियन आर्मी में नेपाल गुरखा सोल्जर्स आपको मिलेंगे, नेपाल से रिक्रूट किए हुए। खैर गुरखास तो आपको आज की तारीख में भारत में भी मिल जाता है, उत्तराखंड एंड हिमाचल से लेके सिक्किम, है ना, बाकी सारे रीजन्स में भी आपको मिलेंगे, वेस्ट बंगाल में मिल जाएंगे, दार्जिलिंग में, बट वहाँ पे भी वही स्टोरी आपको मिलती है सर, ठीक है। ईरान के पर्सपेक्टिव से कि ईरान के राजा भारतीय योद्धाओं की बहादुरी देख के बहुत प्रभावित हो गए। द एकमेनियन किंग्स वर सो मच इम्प्रेस्ड टू सी द वेलर, द स्ट्रेंथ एंड द सेक्रीफाइसेस ऑफ द इंडियन किंग्स कि वाह भाई साहब क्या खतरनाक लड़ने वाले लड़ाकू लोग हैं, तो इनको तो हमारी सेना में जगह मिलनी चाहिए सर, ठीक है। तो इस बेसिस के रूप में क्या हुआ सर, है ना, इन्होंने इंडियन सोल्जर्स की रिक्रूटमेंट कर दी, इंडियंस इन पर्शियन आर्मी सर। गेटिंग माय पॉइंट, ओके, इन पर्शियन आर्मी सर। तो एक तो ये बहुत बड़ी एक आपको सिग्निफिकेंट पार्ट देखने को मिलेगी सर, ठीक है। सो वी विल फाइंड कि एक ये भी बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट आपको यहाँ से मिलती है। तीसरी पार्ट अगर आप समझने की कोशिश करिए तो ईरानी लोग जो है वो ईरानी लोग इस पीरियड में भारतीय दर्शन से बहुत प्रभावित हुए थे। आप देखिए कि ईरानी आए भारत में कब आए सर, ठीक है।
ईरानी आए 600 BC के बाद, और ईरानी का प्रभाव कब तक रहा, मैंने आपको बताया करीबन 588 BC से ईरानियों का भारत में आक्रमण होना शुरू हुआ, और इट कंटिन्यूड अराउंड 340 BC सर, है ना, 350 BC। मतलब मोटे मोटे तौर के ऊपर अगर आप देखोगे तो 200 साल से अधिक पीरियड के समय पे ये ईरानियों का भारत के ऊपर आक्रमण रहेगा सर, ठीक है। ये जब भारत में आए तो आज का नॉर्थ वेस्ट इंडिया, खास करके ये गांधार और तक्षशिला वाला जो रीजन है, ये रीजन बहुत ही एजुकेशन के लिए जाना गया है सर, ठीक है। और कहानी आपको ये देखने को मिलेगी कि जब ईरानी लोग भारत के ऊपर आते हैं तो इन्होंने आज के तक्षशिला के ऊपर बहुत बड़ा, मैं कहूँगा कि एक प्रभाव छोड़ा था। ये छोड़ा इसके लिए था क्योंकि they were the ones who were mesmerized by the philosophical nature of the teaching that was given at तक्षशिला। देखिए, भारत का दर्शन, भारत का एजुकेशन बहुत ही, मैं कहूँगा कि एडवांस लेवल का था दुनिया के अंदर। ये वो पीरियड है जब ईरानी शासकों का आक्रमण हुआ, तब भारत में तक्षशिला नामक यूनिवर्सिटी का ऑलरेडी डेवलपमेंट हो चुका है। सो इफ़ यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज़ द तक्षशिला रीजन। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये तक्षशिला है, दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है सर, ठीक है। सो यू विल फाइंड कि दिस इज़ द तक्षशिला रीजन। ये तक्षशिला के ऊपर कभी बाद में चर्चा करेंगे कि तक्षशिला को क्यों यूनिवर्सिटी के रूप में दर्जा दिया गया है, बट मोटे मोटे तौर के ऊपर आपको ये पता चलेगा कि जब ईरानी शासकों का भारत में आक्रमण हुआ तो ये तक्षशिला की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए आते हैं सर, ठीक है। सो होता ये है कि विद द इन्वेजन ऑफ दी पर्शिया, तक्षशिला स्टार्टेड गेटिंग फॉरेन स्टूडेंट्स फ्रॉम वेस्ट एशिया, और तक्षशिला के टीचर्स की और स्कॉलर्स की इतनी वैल्यू थी कि बाकी सारे बाहर के लोग भी इनको बहुत ही रिस्पेक्ट करते थे। यू माइट बी सरप्राइज टू सी दैट, अभी थोड़ी देर के बाद मैं सिकंदर के बारे में चर्चा करूंगा, अलेक्जेंडर के बारे में, कि जब अलेक्जेंडर ने भारत के ऊपर आक्रमण किया ना, व्हेन अलेक्जेंडर इन्वेडेड ओवर इंडिया, तब की मैं बात कर रहा हूँ। व्हेन अलेक्जेंडर इन्वेडेड ओवर इंडिया, ड्यूरिंग दैट टाइम अलेक्जेंडर सबसे पहले तक्षशिला जाता है। आपने अंभी का नाम सुना होगा, अंभी यूज्ड टू बी द रूलर ऑफ तक्षशिला रीजन। तो अंभी के पास अलेक्जेंडर पहुंचा। अंभी को अलेक्जेंडर ने बताया कि मेरे को तक्षशिला जाना है। अंभी ने सरेंडर कर दिया था। तो अंभी कहता है कि चलो गुरु, मैं आपको लेके चलता हूँ। तो अंभी ने अपने सेनापति को भेजा, अलेक्जेंडर के सेनापति को, बोला तक्षशिला जाना है, मेरे को टीचर से मिलना है सर, ठीक है। तो अब देखिए कि अलेक्जेंडर को टीचर्स के बारे में किसने बताया, हु टॉट अलेक्जेंडर कि इंडिया में टीचर्स की बहुत वैल्यू है और टीचर्स की अपनी खुद की इंपॉर्टेंस है। टीचर कभी इंडिया जाना तो टीचर से मिल के आना सर, ठीक है। इट इज़ बिकॉज ऑफ अलेक्जेंडर ओनली। ये अलेक्जेंडर के कारण ही हुआ है, मतलब ये पर्शियंस के कारण ही हुआ है सर, ठीक है। तो पर्शियन इन्वेजन से भारत में फॉरेन स्टूडेंट्स की एंट्री होती है। सो वी विल फाइंड गुड नंबर ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स कमिंग टू इंडिया। दूसरा, इंडियन टीचर्स एंड इंडियन स्कॉलर्स की जो आइडियाज़ है, जिनकी जो फिलॉसफी है, वो पूरे वेस्ट एशिया में पॉपुलर हुई। और इससे ही समझ में आ रहा है कि तक्षशिला एक ऐसे इंस्टीट्यूशन के रूप में उभर के आया जिसे हम लोग एक कह सकते हैं कि विदेशी विद्यार्थियों का बहुत ही प्रभाव रहा। एक समय पे तक्षशिला जब अपना पीक के ऊपर था तो करीबन 10,000 से ज़्यादा विद्यार्थी वहाँ पे पढ़ा करते थे। मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स यूज्ड टू स्टडी एट तक्षशिला, एंड दिस थिंग शोज़ कि तक्षशिला की क्या अपनी इंपॉर्टेंस रहा होगा सर, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? सो यू कैन इमेजिन कि व्हाट कुड हैव बीन द इम्पोर्टेंस ऑफ तक्षशिला, that around 10,000 students were studying at the same place, okay. There were hundreds and hundreds of teachers, and it was being patronized by the local kings and the merchants and donors and multiple people sir. प्रसन्नजीत करके एक राजा था, चरक, आपको नाम सुना होगा, चरक used to be the court, we can say medical doctor belonging to the court of Kanishk. चरक studied from तक्षशिला। तो ऐसे बहुत सारे आपको नाम दिखेंगे, योद्धाओं के नाम दिखेंगे सर, ठीक है, जो तक्षशिला के साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसे आपको आइडिया रहना चाहिए मोटे मोटे तौर के ऊपर कि कौन है। बट तक्षशिला के साथ लिंकेजेस हमारी बननी शुरू हुई विद द ईरानी आक्रमण सर, ठीक है, गेटिंग अ पॉइंट, ओके। तो एक ये भी कहानी आपको इसके अंदर से मिलेगी सर, है ना।
तीसरी इसकी मटेरियल डेवलपमेंट आप समझने की कोशिश करिए सर, ठीक है। गेटिंग पॉइंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी मैं बता रहा हूँ सर। आपको जान के हैरानी होगी कि एक ग्रीक ऑथर्स के द्वारा ये चीज़ बहुत भर भर के लिखी गई है सर, ठीक है। गेटिंग पॉइंट, ओके, कि इंडिया से आने वाली रेवेन्यू उस टाइम के पर्शियन एम्पायर को 1/3 वे में कंट्रीब्यूट करती थी सर। आप समझने की कोशिश करिए कि हाउ द पर्शियन एम्पायर हेल्प इन दी, और हाउ द इंडियन प्रोविंसेस हेल्प द एक्सपांशन ऑफ पर्शियन एम्पायर। भारत के राज्य ईरान के साम्राज्य को कैसे मदद कर रहे थे उस पीरियड में, तो उसके तहत ग्रीक ऑथर्स का मानना है कि पंजाब और सिंध, खास करके आज का उत्तर पश्चिम इंडिया से जो पैसा बह के जा रहा था सर, ठीक है, वो मूलतः से ईरान को 1/3 वे में कंट्रीब्यूट कर रहा था। अगर ईरान की और पर्शियन एम्पायर की टोटल इनकम उस पीरियड में 100 गोल्ड कॉइन्स की थी, तो उसमें से 33 गोल्ड कॉइन्स तो खाली भारत ही उसको लाके दे रहा था। हाइपोथेटिकली इंडियन प्रोविंसेस यूज्ड टू कंट्रीब्यूट 1/3 इनकम टू द पर्शियन एम्पायर। आप समझने की कोशिश करिए कि कितनी बड़ी रेवेन्यू की कंट्रीब्यूशन इंडिया से हो रही थी उस पीरियड में। ईरान के राजा लोग अपने पूरे बजट का 33 रुपये भारत से लेके जाते थे। वो जैसे ड्रेन ऑफ वेल्थ आपने देखा होगा, ब्रिटिश ने किया था भारत में। यू माइट अवेयर अबाउट ना कि हाउ द ब्रिटिश डिड द ड्रेन ऑफ वेल्थ ऑफ इंडिया, कि भारत में किस तरह से ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ है ना, पूरा का पूरा पैसा भारत से इंग्लैंड चला गया। वही कहानी आपको ये ईरानियों की भी मिलेगी सर। पुराने टाइम पे आक्रमण क्यों होता था, लड़ाइयाँ क्यों होती थी, एनेक्सेशंस क्यों होते थे, एक विस्तार को दूसरे विस्तार के अंदर मर्ज क्यों किया गया था, तो उसके पीछे का कारण ही ये था कि भाई कैसे भी करके अपना पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट करो, वहाँ से पैसा कमाओ। कॉलोनाइजेशन है ना सर, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉलोनाइजेशन ओनली। तो ये जो कॉलोनाइजेशन का पर्सपेक्टिव है वो यहाँ पे आपको बहुत डोमिनेटिंग देखने को मिलेगा। सो यू विल फाइंड दिस पर्सपेक्टिव ऑफ कॉलोनाइजेशन इन अ वेरी डोमिनेटिंग वे। ये डोमिनेशन आपको यहाँ पे मिल रहा है प्रिसाइसली सर, ठीक है, वेयर वी विल फाइंड कि इंडियन प्रोविंसेस टोटल पर्शियन एम्पायर का 1/3 कंट्रीब्यूशन कर रहे थे। तो ईरान के 100 रुपयों में से 33 रुपया खाली और खाली पंजाब, सिंध और उत्तर भारत दे रहा था, क्योंकि दे वर पार्ट ऑफ द पर्शियन एम्पायर। आप ये सोचिए कि भारत में कितनी संपत्ति उस पीरियड में होती होगी सर। अगर हम लोग ईरानी राजाओं के 33 रुपया भरपाई कर रहे थे उनके 100 रुपये में से, और बाय द वे पर्शियन एम्पायर में 28 प्रोविंसेस वर देयर। हाँ, पर्शियन एम्पायर में 28 प्रोविंसेस थे। 28 में से खाली 2 प्रोविंसेस ऐसे थे जो उनको 33 रुपीज़ कमा के दे रहे थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? आपको खाली ये नक्शे से बता रहा हूँ कि टोटल ईरान का एम्पायर इतना बड़ा हुआ करता था। दिस वॉज द एम्पायर ऑफ द ईरान सर, मोटे मोटे तौर के ऊपर यही था सर, ठीक है। अगर इतने बड़े एम्पायर में से खाली 2 राज्य ऐसे थे जो उनको 33 रुपया कमा के दे रहे थे, बाकी इतना बड़ा एम्पायर उनको 67 रुपया कमा के दे रहा था, तो प्रॉस्पेरिटी किसकी ज़्यादा है? हु इज़ मोर प्रॉस्परस और विच एरियाज आर मोर प्रॉस्परस? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप मुद्दों को समझिए, आप चीज़ों को समझिए, आप ये दृष्टिकोण को देखिए कि टोटल एम्पायर का 2 राज्य उनको 33% कंट्रीब्यूट करके दे रहा है, और बाकी इतना बड़ा एम्पायर 67% कंट्रीब्यूट करके दे रहा है। तो विच इज़ मोर प्रॉस्परस? धनिक कौन सा विस्तार है? समझ में आया कि नहीं आपको? आप चीज़ों को समझ गए ना सर? आज के भारत के टैक्सेशन में अगर मैं आपको ये कहूँ कि चलो पूरे भारत में से 8 या 5 या 10 मेगा सिटीज़ ऐसे है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ ऐसे है जो भारत की टैक्सेशन नीड का 15% कंट्रीब्यूट करते हैं, या 30% कंट्रीब्यूट करते हैं, 40% कंट्रीब्यूट करते हैं। मतलब क्या है? पैसा जो है वो शहरों में है। दैट मीन्स द मनी इज़ देयर इन द सिटीज़ ओनली सर, राइट और रॉन्ग? वैसे ही आपको ये पर्शियंस में दिख रहा है। पर्शियंस ने इंडिया को एनेक्सेशन किया था, उसके पीछे का कारण था क्योंकि यहाँ से पैसा मिल रहा था। आज के पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम भारत, मतलब
आज का गांधार अफगानिस्तान वाला प्रदेश, जो भारतीय उपमहाद्वीप का पार्ट था पहले, सब कॉन्टिनेंट का, और भारत का ही पार्ट गिनेंगे हम तो। गांधार तो आपको पता है, गांधारी वहाँ से थी, शकुनी मामा वहाँ से थे सर, ठीक है। महाभारत के बहुत सारे आपको पात्र वहाँ से देखने को मिलेंगे। तो नवीनता नहीं है कि भारतीय दर्शन, भारतीय संस्कृति वहाँ तक फैली हुई थी एक पीरियड में सर। खैर, बट मोटे मोटे तौर के ऊपर अगर आप समझने की कोशिश करिए कि जब हम लोग इसको देखते हैं, व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट, तो इस पार्ट देख के हमको क्या समझ में आ रहा है सर, कि इंडिया की प्रॉस्पेरिटी बहुत थी। इंडिया और इंडिया के प्रोविंसेस बहुत ही प्रॉस्परस हुआ करते थे सर, ठीक है। एंड बिकॉज हमारी प्रॉस्पेरिटी ही थी, ये प्रॉस्पेरिटी के कारण ही ये ईरानियों के द्वारा भारत के ऊपर आक्रमण किया गया, और हमने इनके 1/3 रेवेन्यू को तो खाली 2 राज्यों ने ही दे दिया। आप ये सोचिए कि अगर ईरानी भारत के मगध तक आ गए होते, इफ़ द पर्शियन वुड हैव इन्वेडेड ओवर मगध, और दे वुड हैव सक्सीडेड ओवर एंटरिंग ओवर मगध, और दे वुड हैव सक्सीडेड इन सम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, तो इसकी इम्पैक्ट क्या आ जाती, सोच सकते हो आप। ये ईरानी शासक, दिस ईरानी किंग्स, ओके, इतने तक आ गए हैं, अगर इससे और ज़्यादा आ जाते तो कितना पैसा कमा के जाते। इसके लिए ये अलेक्जेंडर को जब ये सब चीज़ें पता चली कि यार इतना पैसा कमा के जा रहा है भारत, तो अलेक्जेंडर जब पावर के ऊपर आया तो अलेक्जेंडर ने फिर पर्शियंस की गाड़ी पलटा दी। अलेक्जेंडर विल बी लाइक ना, झुकेगा नहीं, अपन भी जाएगा। हाँ, इतना पैसा भारत से आ रहा है तो अपने को भी पैसा कमाने का है ना, पैसा ही पैसा होगा, वो होती है ना फीलिंग सर, समझे कि नहीं समझे। हाँ भाई, समझ गए ना सब लोग। चलिए, तो कहानी आपको समझ में आ गई, यू गॉट द स्टोरी लाइन, कि जब आप ईरानी आक्रमण की बात करते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको इसके अंदर से मिलेगी सर, है ना, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर कि टोटल 28 राज्यों में से 2 राज्य ही आपको 33% पैसा दे के दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है सर, ठीक है, गेटिंग ऑफ पॉइंट। तो एक ये भी एक इंटरेस्टिंग बात आपको यहाँ से मिलेगी। चौथी बात आपको बहुत इंटरेस्टिंग कहानी मिलती है, वो है पर्शियंस भारत में स्थायी हो गए थे सर, खास करके उत्तर पश्चिम भारत में। और बिकॉज ये लोग भारत में स्थायी हुए थे, बिकॉज दे हैड सेटल्ड देमसेल्व्स इन इंडिया, सो वी विल ऑल्सो फाइंड दैट द पर्शियंस विल हैव मोर ऑफ कल्चरल रिलेशंस विद द पीपल ऑफ इंडिया। जब कोई भी आक्रमण 15, 20, 25, 100, 200 साल से अधिक पीरियड में रहता है, यहाँ तो 200 साल के ऊपर था। आप देखिए कि जैसे मैं आपको अंग्रेज़ी भाषा में, आई एम यूजिंग इंग्लिश लैंग्वेज, ऑब्वियसली 50% हिंदी में, 50% इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, चलो छोड़ दीजिए, बट एज ऑफ नाउ इफ़ आई एम यूजिंग इंग्लिश लैंग्वेज एज वेल सर, ठीक है। द यूजेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज बाय मी प्रिसाइसली was a compulsory gift, okay. English was a gift that was given by the British to us, क्योंकि ये 200-250 साल तक भारत में शासक के रूप में रहे, राइट सर, दे केम एज रूलर्स, ओके। एंड पर्शियंस ऑल्सो केम टू इंडिया एज अ रूलर्स नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, सो दे हैड देयर ओन कॉलोनीज एस्टेब्लिश्ड। सो बिकॉज दे हैड देयर ओन कॉलोनीज एस्टेब्लिश्ड, पीपल टू पीपल लिंकेजेस थे। तो क्या आपको नहीं लगता है कि भाषाओं के अंदर भी डेवलपमेंट हुआ होगा सर? क्या आपको ये नहीं लग रहा है कि भाई इनके द्वारा जिस प्रकार की लैंग्वेजेस बोली गई होगी वो भी भारत के उत्तर पश्चिम विस्तार में आई होगी सर, ठीक है। तो भारत में पहले बोलियाँ चलती थी सर, है ना। तो आज का मॉडर्न डे मगध, और वहाँ पे तो प्राकृत चलता था, पाली और प्राकृत, दिस वर द 2, और बाकी लोकल डायलेक्ट्स थी, जैसे शौर शैनी करके एक डायलेक्ट हुआ करती थी, और भी लोकल बोलियाँ हुआ करती थी। मूलतः से बोली थी, भाषा का ही एक मुख्य भाषा, उसके बहुत सारे वेरिएशंस, है ना। हिंदी में जैसे खड़ी बोली आती है, शुद्ध हिंदी आता है सर, ठीक है, वैसे ही आपको मिलेगा सर। खैर, तो होता क्या है कि ये जो पर्शियंस है, इन्होंने अपनी भाषा भारत को गिफ्ट के रूप में दी, गिफ्ट के रूप में, मतलब जो भी आप इन्वेजन के रूप में देखिए। तो ब्रिटिश जैसे भारत में आके अंग्रेज़ी देखे गए, मुगल्स के समय पे पर्शियन भाषा आई है, ईरानी भाषा सर। पर्शियन ईरानी भाषा नहीं देते जाते हैं, बाय द वे, ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी बता रहा हूँ। पर्शियंस कभी पर्शियन लैंग्वेज हमको गिफ्ट नहीं करेंगे सर। आज की जो पर्शियन लैंग्वेज है, दैट वाज नॉट गिफ्टेड बाय दोज पर्शियंस। समझ में आया कि नहीं आपको? आज की जो पर्शियन लैंग्वेज है, दैट वाज नॉट गिफ्टेड बाय दोज पर्शियंस। आज जो पर्शियन लैंग्वेज आप ईरान में देखते हो ना, वो तो मिडीवल काल में यूज़ होनी शुरू हुई, मिडीवल मतलब अर्ली मिडीवल के बाद सर। पर्शियंस तब एक भाषा का उपयोग करते थे जिसका नाम है अरामिक लैंग्वेज सर, ठीक है, गेटिंग ऑफ। अरामिक भाषा भारत के उत्तर पश्चिम विस्तार में बहुत यूज़ हुई सर, ठीक है। यहाँ पे
So you will find कि Aramic language was used by them. To write the Aramic language, the Persians started using the Kharosti script. ये याद रखिएगा, खारोस्ती इज अ लिपि, ये स्क्रिप्ट का प्रकार है, और अरामिक एक लैंग्वेज का प्रकार है. प्लीज अंडरस्टैंड दिस डाइकोटोमी माय फ्रेंड. अरामिक इज अ लैंग्वेज, खारोस्ती इज अ स्क्रिप्ट. जैसे कि भाषा और लिपि के बीच में आप वेरिएशन क्रिएट कर सकते हो. जैसे मैं लिखूंगा और मैं कहूँगा कि ये क्या है, मेरा नाम प्रतीक है, ठीक है. सो ये मूलतः से इंग्लिश रोमन स्क्रिप्ट है, बट द लैंग्वेज दैट आई एम यूजिंग इज व्हाट, दैट इज द हिंदी लैंग्वेज. मैं लिख रहा हूँ अंग्रेजी लिपि की अंदर, पर भाषा हिंदी है. यहाँ आपको इंग्लिश लैंग्वेज दिखेगी या इंग्लिश स्क्रिप्ट देखने को मिलेगी, रोमन स्क्रिप्ट देखने को मिलेगी, एंड आपको हिंदी लैंग्वेज देखने को मिलती है. तो जब पर्शियंस आए भारत में, व्हेन द पर्शियंस केम टू इंडिया, ईरानी लोग, ये पर्शियंस ने भारत को दो चीज़ें गिफ्ट दी. एक तो लैंग्वेज गिफ्ट दी, लैंग्वेज का मतलब है अरामिक लैंग्वेज, और स्क्रिप्ट गिफ्ट दी. ये स्क्रिप्ट का नाम है खरोस्ती स्क्रिप्ट. इन दोनों का प्रभाव आज के भारत के उत्तर पश्चिम में बहुत बड़ी मात्रा में मिलता है. यू विल फाइंड इन द मॉडर्न डे नॉर्थ वेस्ट इंडिया द खरोस्ती एंड द अरामिक स्क्रिप्ट विल बी यूज्ड इन मल्टीपल वेज. आपने अशोक के बारे में जानते होंगे, अशोक ने बहुत सारे शिलालेख इश्यू किए अपने, उसको क्या कहते हैं, इंस्क्रिप्शंस इश्यू किए. ये अशोक के जितने भी ढेर सारे इंस्क्रिप्शंस हैं ना, देयर आर मल्टीपल इंस्क्रिप्शंस विच आर यूज्ड बाय अशोका. उसमें एक दो है, जैसे आप देखोगे तो कांदाहार इंस्क्रिप्शन आपको मिलता है. कांदाहार इंस्क्रिप्शन के अंदर आपको बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन मिलेगा. उसमें ग्रीक और अरामिक लैंग्वेज दोनों यूज़ किए. ग्रीक मतलब जो अलेक्जेंडर के इन्वेजन के बाद भारत में जो भाषा इंट्रोड्यूस की गई थी उसको ग्रीक लैंग्वेज के रूप में पहचानते हैं सर. खैर, उसके ऊपर कभी बाद में बात करेंगे, अलेक्जेंडर के ऊपर. आई विल बी डिस्कसिंग ऑन दैट पार्ट एज वेल इन द नेक्स्ट सेशन. अभी नहीं जा रहा हूँ, बट आपको खाली समझा रहा हूँ कि क्या देखिए क्या इम्पैक्ट होती है सर, है ना, एक डायनेस्टी की. जब भारतीय कल्चर की और इतिहास की हम लोग बातें करेंगे तब सर, ठीक है. सो व्हाट डू वी सी ओवर हियर? इन दिस केस द पर्शियंस डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस्ड द अरामिक लैंग्वेज एंड द ग्रीक स्क्रिप्ट. इसकी कल्चरल सिग्निफिकेंस बहुत है. ये इसके लिए है क्योंकि इवन इन द अशोकन पीरियड, इवन इन द अशोकन रॉक एडिक्ट्स, we will find the same language will be used. मतलब पर्शियंस ने से फॉर एग्जाम्पल 6th सेंचुरी BC में जो लिपि और भाषा का उपयोग करना शुरू किया था, वो अशोक के द्वारा अपने पत्थर बनते हैं, शाबासगढ़ी, कांदहार, लागमण, दिस आर ऑल इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया. वहाँ आपको ये सब अरामिक और पर्शियन का मिक्सचर मिलेगा सर, ठीक है. अरामिक बाय द वे यूँ लिखी जाती है, जैसे हम लोग लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं ना. हमारे यहाँ क्या राइटिंग का ट्रेंड है, वो लेफ़्ट टू राइट का है ना. यहाँ से शुरू करेंगे एंड देन विल राइट टूवर्ड्स दिस वे सर, ठीक है. दैट इज़ अ नॉर्मल लिपि ना. हमारे इंग्लिश लिखते हैं, हिंदी लिखते हैं, संस्कृत लिखते हैं. खरोस्ती यूँ लिखी जाती है, राइट टू लेफ़्ट लिखी जाती है, वो यूँ लिखी जाती है ना. खरोस्ती यहाँ से शुरू होती है, इस कोने से, मतलब दी अदर साइड ऑफ द पेज. गेटिंग पॉइंट, ओके. तो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट वेरिएशन आता रहता है ना सर. तो खरोस्ती इज रिटन फ्रॉम दिस साइड, यहाँ से लेके यूँ लिखेंगे, है ना. जैसे उर्दू लिखते हैं या अरेबिक लिखते हैं, अरबी भाषा जो है वो भी वैसे लिखी जाती है. वैसे ही आपको यहाँ पर्शियंस के द्वारा भी दिखेगा सर, ठीक है. गेटिंग पॉइंट, ओके. दूसरी पार्ट, ये अशोक के इंस्क्रिप्शंस के बारे में मैंने बताया कि अरामिक लैंग्वेज का इन्होंने उपयोग करना शुरू किया. अरामिक एक स्थानिक भाषा के रूप में थी जो पर्शियंस के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर सर, ठीक है. पीपल टू पीपल लिंकेजेस हो गए. अच्छा, ये जो कॉलोनाइजेशन हुआ ना सर, इसमें लिंग्विस्टिक कॉलोनाइजेशन तो होता ही है. ये लिंग्विस्टिक कॉलोनाइजेशन में आपको ये भी याद रखना है कि इवन पर्शियन स्पीकिंग पॉपुलेशन गॉट सेटल्ड इन इंडिया.
एंड दिस पर्शियन स्पीकिंग पॉपुलेशन कंटिन्यू टू रिसाइड इन इंडिया। ये इंडिया के अंदर सेटल हो गए और इंडिया में इनकी सेटलमेंट्स के एविडेंसेस हमको मिलते हैं फ्रॉम दी अशोकन इंस्क्रिप्शंस। तो ऐसा कहते हैं कि अशोक ने कुछ कुछ लोगों को ऑफिशियल्स के रूप में अपॉइंट किया था अपने एडमिनिस्ट्रेशन। अशोक हैड इम्प्लीमेंटेड सर्टेन ऑफिशियल्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दी रीजन्स। ठीक है, गेटिंग अ पॉइंट, ओके। सो ऐसा कहते हैं कि एक गवर्नर था जिसका नाम था तुषप। तुषप को काठियावाड़ में अपॉइंट किया गया था। आपको सुदर्शन लेक के बारे में पता होगा सर, ठीक है, विच इज़ इन गुजरात। सुदर्शन लेक विच इन गुजरात सर, ठीक है। ये काठियावाड़ का पेनिनसुला है। ये जो काठियावाड़ का पेनिनसुला है ना सर, विच इज़ लोकेटेड इन गुजरात सर, ठीक है, वहाँ पे एक गवर्नर की बात की गई है तुषप की। ऐसा कहते हैं कि ये पर्शियन ओरिजिन व्यक्ति था। ही वॉज अ पर्शियन ओरिजिन पर्सन who came to India and his family and his forefathers were in India sir, ठीक है। In fact there were many foreign origin people who were involved into the armed forces of the Mauryan kings as well। मौर्य राजाओं के समय पे बहुत सारे आर्म्ड फोर्सेस के शासक थे। ये भी लोग बेसिकली पर्शियन ओरिजिन के हुआ करते थे सर, ठीक है। तो मोटे मोटे तौर के ऊपर हम जब पर्शियंस को देखते हैं तो पर्शियंस ने काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया। ये इम्पैक्ट में आखिर के 2 पॉइंट्स के ऊपर अब चर्चा करते हैं कि ये इम्पैक्ट करीबन 200 साल तक रहता है। इट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट अप टिल ऑलमोस्ट 200 ईयर्स। 200 साल के बाद सिकंदर आया। अलेक्जेंडर ने बेसिकली इनको ख़त्म कर दिया और अलेक्जेंडर ने इन्वेजन किया। पर्शियन इन्वेजन एक्चुअली पेव्ड द वे फॉर अलेक्जेंडर। ऐसा एक स्टेटमेंट मैं आपको लिख के देता हूँ। आई एम राइटिंग अ स्टेटमेंट फॉर यू, और स्टेटमेंट में ये बोल रहा हूँ कि ईरानी आक्रमण ने भारत में यूनानी आक्रमण के लिए एक रास्ता तैयार किया। लिख देता हूँ ये स्टेटमेंट, इट बिकम्स इजी फॉर अस, ठीक है। स्टेटमेंट ये है कि पर्शियन इन्वेजन्स paved the way for Alexander's invasions। अब आप समझने की कोशिश करिए कि ये सवाल क्यों पूछ रहा हूँ मैं आपसे, कि ईरानियों के द्वारा आज के उत्तर पश्चिम में जिस तरह का पॉलिटिकल डोमिनेशन रहा, और ये पॉलिटिकल डोमिनेशन इन्होंने उत्तर पश्चिम में क्रिएट किया, उसके कारण 200 साल तक कोई छोटे रजवाड़े बड़े उभर के नहीं आ पाए। देयर वर किंगडम्स, किंग्स एंड किंगडम्स विल ऑलवेज एक्सिस्ट। ओके, ऐसा नहीं होगा कि पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाएंगे, बट देन दे वोंट बी एबल टू फ्लरिश एंड दे वोंट बी एबल टू प्रॉस्पर इन एन वेरी इफेक्टिव वे सर। So what is happening ki because the Persians had a very big invasion towards India and they were able to consolidate the northwest India, it became very much easy for Alexander to defeat them। पर्शिया के शासकों के द्वारा उत्तर पश्चिम भारत में ये जितने भी स्मॉल किंगडम्स थे उनको इन्होंने ख़त्म कर दिया। तो होता क्या है कि जब छोटे किंगडम बचे ही नहीं हैं, ये बहुत ही वीक हो गए हैं या उनका एनेक्सेशन हो गया है, तो अल्टीमेटली आउटकम क्या देखने को मिला कि जब सिकंदर आया 327 में, 327 या 340 BCE के बाद आता है, भारत में 327 तक आया, तो उसके लिए खाली और खाली एक ही शक्ति को हराना था। He had only one significant task on his hand, that was to defeat only the Persians। So when Sikandar or the Alexander came to India in 327 BC, it was very easy for him। उसके लिए बहुत easy हो गया कि भाई अब देखो किसको हराना है। अच्छा, एक ही है, कौन सी डायनेस्टी है? पर्शियंस की डायनेस्टी, और किसी की है ही नहीं, बाकी सारे तो कमज़ोर होकर बैठे हुए चुपचाप, है ना। सिकंदर निकला था ग्रीस से, है ना। मैं निकला गड्डी लेके, रास्ते पे एक सड़क पे एक मोड़ आया, मैं उत्थे आर्मी छोड़ आया, है ना। झेलम नदी के किनारे एक मोड़ आया, फिर उससे ज़्यादा नहीं जा पाया क्योंकि उसके आगे बड़े बड़े किंगडम्स उभर के आ गए थे। पर्शियन जहाँ तक
कैप्चर कर सकते थे, ये इंडस झेलम के विस्तार तक थे, तो वहाँ तक सिकंदर को कोई रोकने वाला ही नहीं था। सिकंदर की गाड़ी चली थी ग्रीस से, सिकंदर की गाड़ी चली थी ग्रीस से, ये रहा ग्रीस आपका, यहाँ से अलेक्जेंडर की गाड़ी चली सर, ठीक है। यहाँ से वो चलते 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 अगर आप समझोगे तो इजिप्ट तक जीता, और इजिप्ट के बाद फिर यहाँ से लेके ही एंटर्ड पर्शिया पोलिस। पर्शिया पोलिस यूज्ड टू बी द कैपिटल ऑफ द पर्शियन एम्पायर, और वहाँ से मैंने आपको बताया कि यूँ नॉर्थ वेस्ट इंडिया से होते हुए भारत की तरफ आ जाएगा। बट देयर वाज नो वन टू स्टॉप हिम इन बिटवीन। ही केम अप टिल काबुल। काबुल के बाद एक्चुअली अलेक्जेंडर का रेजिस्टेंस शुरू हुआ। बोले यार यहाँ तो खतरनाक लोग बैठे हुए हैं। आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर अलेक्जेंडर के बारे में डिस्कस कराऊंगा। व्हेन अलेक्जेंडर केम टूवर्ड्स काबुल ही रियलाइज कि यार यहाँ तो बहुत मतलब है ना, एक से एक झंडूबाम प्रकार के लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि नाक में दम कर दिए हैं छोटे बड़े, क्योंकि पर्शियंस काबुल से लेके इंडस तक कमज़ोर हो रहे हैं, क्योंकि अब उनका डोमिनेशन पहले जितना था नहीं। अलेक्जेंडर को अगर इतने पूरे विस्तार में छोटी 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 डायनेस्टीज का फेस करना पड़ता, आप सोचिए, एक बड़े एम्पायर से लड़ना इजी है या छोटी डायनेस्टी से लड़ना इजी है? आपको ये लगता है कि व्हेन यू आर फाइटिंग अगेंस्ट अ सिंगल एम्पायर, अगर उसका सेनापति हथियार रख देता है, मतलब ये हो गया कि आपका काम तमाम हो गया। मतलब दैट मीन्स कि यू आर ऑलरेडी ऑन द विनिंग पार्ट, यू हैव ऑलरेडी वॉन सर, ठीक है। आप छोटी छोटी जो भी बैटल्स है उसको बेसिकली आपने जीतना है, तो आपकी बहुत ही एनर्जी चली जाएगी। पर्शियंस ने जिस तरह से काम किया था इतना बड़ा एम्पायर बना के, वो एम्पायर का फ़ायदा इसको हुआ क्योंकि पर्शियंस ने छोटे राजवाड़ों को ख़त्म कर दिया या उनको इतना कमज़ोर कर दिया। तो जब अलेक्जेंडर वेस्ट एशिया से चला, ग्रीस से, आज के मैसेडोनिया से, तो उसको बीच में कोई ज़्यादा लोग रोकने वाले नहीं मिले। There were hardly any kings who were trying to stop Alexander in a great way. बोले आजा अलेक्जेंडर मैं देख लेता हूँ। There was no one to stop him. कौन था उसको रोकने वाला? कोई नहीं था। Because there was no one to stop him. तो एक बहुत बड़ा एक significant aspect आपको यहाँ से मिलेगा सर, ठीक है, getting my point, okay. तो आपको एक आइडिया रहना चाहिए कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस रही है अलेक्जेंडर की, क्यों हम लोग अलेक्जेंडर की पर्सपेक्टिव से इस तरह से उसको देखते हैं कि भाई पर्शियंस ने अलेक्जेंडर के लिए रास्ता क्लियर किया है। अगर छोटे छोटे राज्य अलेक्जेंडर के सामने लड़ाई करते रहे तो अलेक्जेंडर कभी यहाँ तक पहुँच ही ना पाता। अलेक्जेंडर कभी यहाँ तक पहुँच ही ना पाता। पर्शियंस की हार के कारण ही अलेक्जेंडर यहाँ पहुँच पाया। और पर्शियन एक एम्पायर था, तो जैसे ही एक प्रोविंस, दूसरा प्रोविंस, तीसरा प्रोविंस, चौथा प्रोविंस, एक एक करके प्रोविंसेस ख़त्म होते गए, वैसे ही यू विल फाइंड कि अलेक्जेंडर के लिए रास्ता बनता गया। और वो रास्ते बनाते बनाते अलेक्जेंडर भारत आ गया सर। भारत में आया, पता चला कि यहाँ तो बहुत छोटे बड़े एम्पायर्स है, छोटे बड़े किंगडम्स है। इवन छोटे से छोटा रजवाड़ा भी मना कर रहा है कि मैं झुकूंगा नहीं, मैं सरेंडर नहीं करूँगा, तुमको जो उखाड़ना है उखाड़ दो सर। कोई राजा कह रहा है कि मैं सरेंडर कर दूँगा। अब तो तक्षशिला के नरेश हुआ करते थे, अंबी कुमार कह दिया कि हम सरेंडर कर देंगे। झेलम के नरेश हुआ करते थे, झेलम नदी के पास किंगडम था राजा पुरु का। पुरु राजकुमार मना करते, बोले हम ना करें। पुरु राजकुमार कहते हैं कि हम ना करें, तुम सर काट दोगे पर हम सरेंडर ना करें। तो सिकंदर ने कहा मैं लड़ लूँगा तुमसे। पुरु राजकुमार ने आओ लड़के दिखाओ। और भाई साहब जो लड़ाई हुई वितस्ता की लड़ाई, धुआं धुआं हो गया अलेक्जेंडर। इतिहास में तो कहा गया है कि पुरु राजकुमार की बहादुरी को देख के, उनके पराजित होने के बाद भी अलेक्जेंडर ने उनको अपनी साम्राज्य वापस दे दिया। शायद तक रियलिटी ये थी कि अलेक्जेंडर को वहाँ पे बहुत मार पड़ी थी, क्योंकि उसके सैनिक उसके बाद आगे जाने के नाम नहीं लेंगे। अलेक्जेंडर की आर्मी पूरी डीमोरलाइज हो जाती है आफ्टर द बैटल ऑफ झेलम। वितस्ता की लड़ाई कहते हैं झेलम को। झेलम का वैदिक नाम था वितस्ता, या ग्रीक नेम उसको कहते थे हाइडेस्पास। तो घुमा फिरा के कहानी क्या है, व्हाट इज़ द स्टोरी ओवरऑल सर, ठीक है। द पर्शियंस actually gave a very political message to India as well sir, ठीक है। And Persian rule lasted for 200 years, but the cultural context that developed continued even in the Alexander period.
एंड इवन इन द मौर्यन पीरियड। आप समझने की कोशिश करिए कि हमारे ईरानियों के साथ जिस प्रकार के रिलेशंस डेवलप हुए, ये आक्रमण तो यहाँ पे हुआ था, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको कंटिन्यूसली पर्शियन शासकों का और पर्शियन प्रजा का भारत की तरफ आवागमन देखने को मिलता रहेगा। सो इवन इन द मौर्यन एज, दैट इज द पीरियड बिटवीन 325 to 185 BC, वी विल सी ए ग्रेट पर्शियन इन्फ्लुएंस ओवर इंडिया। ईरानी शासकों का मौर्यस के समय पे कल्चरल इन्फ्लुएंस कितना था, तो आप देखोगे पिलर्स के बारे में आपने नाम सुना होगा, अशोक ने बहुत सारे पिलर्स बनाए। तो एक ऑथर है V.S. स्मिथ, विंसेंट आर्थर स्मिथ। V.S. स्मिथ का मानना है कि ये जो अशोक के पिलर्स है ये मूलतः से ईरानी पिलर्स की कॉपी है। कभी इसके ऊपर चर्चा करेंगे संवाद से, हमारे प्लस क्लासेस के अंदर आइएगा, बहुत मज़ा आएगी आपको सर, ठीक है। V.S. स्मिथ इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट दी अशोकन पिलर्स, अशोक के स्तंभ आपने देखे होंगे, ये अशोक के द्वारा जो स्तंभ बनाए गए हैं ये स्तंभ मूलतः से पर्शिया के अंदर बनाए हुए स्तंभों की कॉपी है। उसकी डिज़ाइन, उसका शेप, उसके एलिमेंट्स किस तरह से हैं। खैर, इसके अलावा आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालॉजी कहना चाहूँगा कि जब भारत में मेगास्थनीस करके एक एम्बेसडर आता है चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में, आपने मेगास्थनीस का नाम तो सुना ही होगा। तो व्हेन मेगास्थनीस केम टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, तो ऐसी स्टोरी है कि मेगास्थनीस ने एक चंद्रगुप्त मौर्य की हेयर वॉशिंग रिचुअल के बारे में लिखा है सर, ठीक है ना, समझे कि नहीं समझे। मेगास्थनीस हैड एक्चुअली मेंशन अबाउट द किंग सांद्राकोटोस। सांद्राकोटोस का नाम सुना होगा सर। सांद्राकोटोस कौन है, वो कोई और नहीं आपका चंद्रगुप्त मौर्य है। और ऐसा कहते हैं कि सांद्राकोटोस नाम का व्यक्ति या एक राजा जिसे चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में भी पहचानता है, मेगास्थनीस कहता है कि इसकी जो हेयर स्टाइल हुआ करती थी, ये हेयर स्टाइल पर्शियन राजाओं के इक्विवेलेंट हुआ करती थी। मेगास्थनीस राइट्स दैट द हेयर स्टाइल फॉलोड बाय चंद्रगुप्त मौर्य वाज वेरी सिमिलर टू द पर्शियन हेयर स्टाइल। दूसरा, मेगास्थनीस एक्चुअली हाईलाइट्स द हेयर वॉशिंग रिचुअल्स। मेगास्थनीस ने किताब लिखी है इंडिका। मेगास्थनीस यूज्ड टू बी ग्रीक ऑथर बाय द वे सर, ठीक है। वो इंडिका नाम की बुक में ये बताता है कि ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है, ये चंद्रगुप्त मौर्य की एक वीकली हेयर वॉशिंग रिचुअल होती है। राजा के बाल धोने की एक प्रथा हुआ करती थी सर, ठीक है ना। इसको कहते हैं कड़के, तो कड़के, लेकिन है ना कि नवाब के लड़के या राजा के लड़के सर, ठीक है। आप देखिए कि कैसे हिस्ट्री में इसको कितना इम्पोर्टेंस दिया गया है सर, है ना। हेयर वॉशिंग रिचुअल्स, ओके। हेयर वॉशिंग रिचुअल्स का मतलब क्या है सर, ठीक है, कि राजा के बाल धोने की एक प्रक्रिया आपको देखने को मिलती है सर, ठीक है। ये जो हेयर वॉशिंग रिचुअल है ये पर्शियन प्रथा हुआ करती थी, जहाँ राजा के शैम्पू, कंडीशनर, केराटाइन, प्रोटीन जो भी देना है वो सब हेयर स्पा किया जाता होगा सर, ठीक है ना। गुड, ये भी एक पर्शियन प्रथा के रूप में कंसिडर किया गया है। भारत में ये हेयर वॉशिंग रिचुअल कभी देखने को नहीं मिलती है, पर मेगास्थनीस कहता है कि भाई ऐसा कुछ था, ये बहुत गजब प्रकार का है सर, ठीक है। गेटिंग पॉइंट, ओके। तो ये भी आपको आइडिया रहना चाहिए सर, है ना। तो मोटे मोटे तौर के ऊपर अशोक के पिलर्स के साथ साथ मैंने आपको बताने की कोशिश की कि भारतीय इतिहास में इनके द्वारा सिग्लोइड और डेल्टोइड कॉइन्स, इनके द्वारा इशू किए गए जो आपके अरामिक लैंग्वेज के साथ खरोस्ती स्क्रिप्ट का उपयोग करना सर, ठीक है। गेटिंग पॉइंट, ओके। इन सब के अंदर सिमिलरिटीज़ है सर। जैसे यहाँ पे लिखा गया है ये पर्शियन पिलर है, ये पर्शियन पिलर है, और ये आप देखोगे तो आपको अशोक स्तंभ देखने को मिलता है। हमारा एम्बलम भी यहाँ से ही लिया गया है, ठीक है। तो आपने लायन को भी देखा होगा, ऐसा करते हैं, हाउ हाउ करता है सर, ठीक है ना, समझे कि नहीं समझे, देखा होगा ना, हाउ हाउ नहीं करता लायन सर, ठीक है। तो लायन वैसा ही है। तो V.S. स्मिथ का मानना है, कभी इसके ऊपर अलग से आर्ट एंड कल्चर में पढ़ाऊँगा, कि अशोक का जो स्तंभ है वो पर्शियन पिलर से कॉपी किया गया। अशोक ने जो स्तंभ बनाया है
वो पर्शियन पिलर से कॉपी किया गया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वी ए स्मिथ कहता है। वी ए स्मिथ बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान में द हिस्ट्री ऑफ इंडिया नाम की किताब लिखता है, और उसमें ये भाई साहब ने पिपुड़ी बजाई है ऐसी कि भाई वो कितनी सही है कितनी गलत है उसके ऊपर कभी बाद में चर्चा करेंगे सर, ठीक है। पर्शियों का आक्रमण इसके बाद भी चालू रहा भारत में। सो यू विल फाइंड कि सिकंदर ने तो खैर इनको तोड़ दिया था, बट दे वर एबल टू सर्वाइव फॉर अ ब्रीफ पीरियड, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनका कैपिटल तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। अगर आप देखोगे परसेपोलिस यूज्ड टू बी द कैपिटल, बट इन्होंने कल्चर बहुत डेवलप किया सर, ठीक है। ये पर्शियन कम्युनिटी जो है, जो पारसी कम्युनिटी है, ये पारसी कम्युनिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम भारत में एक रेफ्यूजी के रूप में एंट्री लेती है सर, ठीक है। जो एक समय में भारत के ऊपर आक्रमण करके आए थे, द डायनेस्टी दैट केम टू इंडिया इन द फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल इन्वेडर अल्टीमेटली सीक्ड रेफ्यूज इन इंडिया इन द ह्यूमैनिटेरियन बेसिस की यार मदद कर दो हमारी सर, ठीक है, हमारे खुद के प्रदेश में हमारा रहना मुश्किल हो गया है। मिडीवल एरा के दौरान में खास करके अर्ली मिडीवल पीरियड के समय पे सर, अर्ली मिडीवल का मतलब ये है कि द पीरियड अराउंड 1000 BC 1000 CE के आसपास, मतलब आज से 1000 साल पहले, ये लोग मूलतः से ईरान से भारत की तरफ आए, और ये आए ऑन अ ह्यूमैनिटेरियन बेसिस। ये आके कह रहे हैं कि भाई हमको रेफ्यूज दे दो, हमको जगह दे दो, हमको आश्रय दे दो माइग्रेंट के रूप में, और अल्टीमेटली ये गुजरात में स्थायी हुए। इनका वो कल्चर जो ईरान के अंदर अग्निवर्षा का चल रहा था, अग्निवर्शिप का चल रहा था, वो भारत में भी लेके आए, और नवसारी से लेके बॉम्बे तक गुजरात के वेस्ट कोस्ट में इनका काफ़ी प्रभाव रहा है। यहाँ पे ही इनकी पिलग्रिमेज साइट्स भी आई हुई है सर। संजान करके एक पोर्ट हुआ करता था इन एंशियंट, और ये अर्ली मिडीवल एरा के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये संजान पोर्ट में ये लोग उतरे थे सर। ये नवसारी के पास साउथ गुजरात में आपको लोकेशन देखने को मिलेगी। नवसारी इज़ इन साउथ गुजरात बाय द वे सर, वहाँ पे ये लोग आए थे। और एक बहुत ही फेमस, मैं तो गुजरात से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे स्कूल में एक पाठ हुआ करता था दूध में शक्कर, या गुजराती में कहिए दूध में शाकर, कि पारसी कम्युनिटी जब गुजरात में आई तो दक्षिण भारत के या दक्षिण गुजरात के एक राजा ने उनकी परीक्षा लेने की कोशिश की कि भाई ये लोग कहाँ से आए हैं, ईरान से माइग्रेट होके आए हैं, क्योंकि इनको उस टाइम पे जो फॉरेन इन्वेजन्स हुए वेस्ट एशिया से प्रिसाइसली, तो उसके बाद वो अपने ही घर में बेघर हो गए, देन दे केम टूवर्ड्स इंडिया। तो ये पारसी कम्युनिटी के इन्होंने रेफ्यूज मांगा कि भाई चलो हमारे लिए रास्ता बना के दो। तो गुजरात के राजा साउथ गुजरात के बोलते हैं कि तुम्हारी अग्नि परीक्षा लेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि उनकी टेस्ट करनी थी कि भाई ये एक ग्रुप के रूप में कैसे है, रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारी लोगों को डर भी होता है, और आज से 1100-1200 साल पहले तो ये सब शंका कुशंका बहुत ही वैलिड थी सर। तो हुआ ये कि ये जो पारसी कम्युनिटी के जो लीडर्स थे, इन्होंने एक ग्लास को स्वीकारा। वो ग्लास बेसिकली गुजरात के राजा के द्वारा भेजा गया था दक्षिण गुजरात के। ये पार्ट है, बहुत ही फेमस चैप्टर है, गुजराती लिटरेचर में भी पढ़ाया गया, हमको स्कूल में भी पढ़ाया गया था। तो पारसी कम्युनिटी के लीडर्स ने देखा कि ये ग्लास भर के राजा क्या प्रूव करना चाहता है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस दैट द इंडियन किंग इज़ ट्राइंग टू प्रूव टू अस। तो पारसी लीडर्स को समझ में आया कि ये हमारा टेस्टिंग है। तो किसी ने कहा कि ये दूध तो पूरा का पूरा एक ग्लास से भरा हुआ है, देयर इज़ अ ग्लास ऑफ मिल्क जो पूरा का पूरा भरा हुआ था टॉप से लेके बॉटम तक सर, है ना। तो बोले इसमें तो कुछ कम ज़्यादा तो नहीं कर सकते सर, ठीक है। पारसी लीडर्स उतने स्मार्ट थे, इन्होंने ये मिल्क के ग्लास में शुगर ऐड कर दी, समझे कि नहीं समझे, शुगर ऐड कर दी, चीनी ऐड कर दी, शक्कर ऐड कर दी, और ये मिल्क से भरा हुआ ग्लास को वापस राजा के पास भेज दिया। अब राजा वापस वही के वही मिल्क का ग्लास, दूध का ग्लास देख के वो भी थोड़ा अचंभित हो गया, बोले ये कैसे हो गया, मैंने इनको दूध का ग्लास भेजा, वो वही का वही वापस भेज रहे। अब राजा के मंत्रीकार थे, ब्यूरोक्रेट्स, एडवाइजरी, है ना, आप जैसे बनोगे। एक ब्यूरोक्रेट ने कहा कि सर ये दूध
को टेस्ट करके देखेंगे, कुछ मैसेज इसके अंदर से ज़रूर से दिया गया होगा, क्योंकि हम भी उनको मैसेज पहुंचाना चाहते थे। तो लेट अस सी कि क्या होगा सर। तो राजा के सलाहकारों ने जब दूध को चखा तो एकदम स्वीट हो गया था मिल्क। तो राजा के सलाहकारों को समझ में आया कि इसके अंदर कुछ मीठी चीज़ ऐड की गई है, शहद या शक्कर है ना, चीनी थी मूलतः से। तो उनको समझ में आ गया कि ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो, हम आपकी प्रजा में, आपके आवाम में, आपकी जनता में दूध के अंदर शक्कर घुलती वैसे घुल जाएंगे। राजा ने उनकी टेस्टिंग ये की थी कि देखो, मेरे पास अब कोई पब्लिक बची नहीं है कि जिनको मैं रेफ्यूज दे पाऊँ, आश्रा दे पाऊँ। मेरा खुद का जो रजवाड़ा चल रहा है उसमें ऑलरेडी बहुत सारे लोग रह रहे हैं। सो आई वोंट बी एबल टू गिव प्रोटेक्शन टू यू गाइस, ओके। बट पारसी लोगों ने राजा का दिल जीत लिया। बोले क्या बात कर रहे हो। इन्होंने ये कहा कि देखो, हम आपके अंदर ही घुल मिल जाएंगे। और वहाँ से फिर ये लोग गुजरात में आए। गुजरात से लेके आज के मॉडर्न डे महाराष्ट्र, मुंबई वाले प्रांत, मतलब ब्रिटिश काल में बॉम्बे प्रांत कहते थे, वहाँ सेटल हुए। वहाँ से इनकी फिर संस्कृति आगे चली सर, है ना। अभी भी है, साइरस करके व्यक्ति मिलेंगे सर, साइरस मिस्त्री। अभी रिसेंटली उनका देहांत हो गया, नाम ही है साइरस। तो आप देखिए कि कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन पारसियों का भारत में मिलता है। तो राइट फ्रॉम द एंशिएंट टू द मॉडर्न पीरियड यू विल फाइंड द पारसीज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इनफैक्ट पारसी कम्युनिटी, ये लीडर्स जो थे, इन्होंने भारत की आज़ादी के आंदोलन की नींव रखी है। द पारसी लीडर्स वर द फाउंडेशनल लीडर्स इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। दादा भाई नवरोजी, मैडम भिखाजी कामा, नवरोजी फिरदौन जी, दिनशा वाचा, एस बंगाली, नाम था बंगाली पर थे गुजराती सर, मतलब पारसी थे सर, ठीक है। तो ऐसे आदि इत्यादि बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे सर, ठीक है। ये लोग भारतीय कल्चर में ही सीमित हो गए, भारत की भाषा बोलने लगे। ईरानी पर्शियन लैंग्वेज बोलते हैं, पारसी भाषा अपनी, बट स्टिल दे स्पीक लोकल लैंग्वेजेस। यहाँ गुजरात में रहते तो गुजराती बोलेंगे सर, ठीक है। समझे नहीं समझे, व्यापारी है, बहुत बड़ी कम्युनिटी, क्योंकि बिजनेस में इन्वॉल्व है ये सब, ठीक है। तो सरनेम्स भी इनके आप देखोगे, कॉन्ट्रैक्टर, इंजीनियर, समझे कि नहीं समझे, डॉक्टर सर, है ना, डॉक्टर वाला, ये इस तरह के आपको सरनेम्स भी मिल जाएगी सर। तो ये कहानी थी पर्शियन और पर्शियन इन्वेजन की और उसके इम्पैक्ट्स की। तो राइट फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न पीरियड हमने उसको ख़त्म किया है। मोटे मोटे तौर के ऊपर एंशिएंट से लेके मिडीवल, मॉडर्न में भी आपके यहाँ पे जो सवाल बनते हैं उसकी भी चर्चा कर दी। तो आज इतना ही सेशन रखते हैं। होपफुली आई हैव ट्राइड टू जस्टिफाई द पर्शियन इन्वेजन ऑफ इंडिया और ओवरऑल उसकी सिग्निफिकेंस बताई है। अब ये पिलर आर्किटेक्चर में अशोक के साथ क्या लेना देना है, कभी आर्ट एंड कल्चर के ऊपर शांति से करेंगे। ऐसा होगा तो कोई नया सेशन लेके आएंगे। तो आज यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। आज आखिर का दिन है, आपके पास बहुत फंटास्टिक ऑफ़र चल रही है, वो है यहाँ 20% डिस्काउंट दिया जा रहा है। यू कैन यूज़ द कोड PN Live, यू कैन टेक आइकॉनिक और प्लस सब्सक्रिप्शन। मैं हिस्ट्री पूरा कॉम्प्रिहेंसिव वे में कराता हूँ, आर्ट एंड कल्चर कराता हूँ, एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न, इंक्लूडिंग वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया एंड ऑल्सो हिस्ट्री ऑप्शनल। वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर हिस्ट्री। एक बार करोगे उसके बाद आपको खाली और खाली रिवाइज करना है, इसी बेसिस के रूप में करेंगे। और ऐसे ही हैंड्स ऑन अप्रोच से करते हैं हम लोग। वी डू इट इन द हैंड्स ऑन अप्रोच। मैं जैसे लिख रहा हूँ वैसे कुछ नोट्स है और मेरी वर्कबुक स्टाइल में अप्रोच होती है। तो आप जब क्लास ज्वाइन करोगे तो आई विल गिव यू द लाइव वर्कबुक, ओके, जहाँ आप खुद भी उसके अंदर लिख पाओगे प्रिंट आउट निकाल के सर, ठीक है। तो वन सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन है, आप ज़रूर से जुड़िए। यू कैन यूज़ दिस कोड PN Live फॉर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन एंड यू कैन गेट 20% ऑफ एज वेल। बाकी अभी नोट्स लेनी है अनअकैडमी की तो भी आपके लिए अच्छा पीरियड है, इसका भी आप उपयोग कर सकते हो। चलिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म। आज यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ। एक और बेहतरीन सेशन के साथ आपके साथ फिर से मिलूँगा। थैंक यू वेरी मच। लेट्स क्रैक इट। जय हिंद।